हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो अभी क्या हुआ वो आप सबको पता होना चाहिए। मैंने लिटरली 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड की एंड देन मैंने देखा सॉफ्टवेयर में कि वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। यानी मैं 1.5 घंटा कॉन्टिन्यूटी में बोलती रही और तब जाके आई रियलाइज्ड कि ओ शिट, ये तो क्या ही हुआ। एनीवेज, करनी तो पड़ेगी दोबारा से रिकॉर्ड ऑब्वियसली। सो हम यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये हमारी 3rd क्लास है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। और मैंने 1.5 घंटे बोलने के बाद मैं दोबारा से 1.5 घंटे बोलने वाली हूँ। उसके लिए तो जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही दीजिएगा, ठीक है। पहली 2 वीडियोस जो हमने की हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हम रिसर्च एप्टीट्यूड 7 वीडियोस में कंप्लीट डिटेल में कवर करेंगे विद क्वेश्चंस। तो 6 वीडियोस हमारी कंटेंट की रहेंगी, एक जो है वो सिर्फ क्वेश्चंस की रहेगी और एक पूरी वीडियो हम क्वेश्चंस की बनाने वाले हैं। इसीलिए इन वीडियोस के लास्ट में मैं क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर रही, ठीक है जी। सो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो हम कर चुके हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च हमने आज इंक्लूड करना था, शुरू करना था, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च की जब हम बात करेंगे तो 8 स्टेप मॉडल आपको देखने को मिलेगा। 8 स्टेप मॉडल में 3 फेजेस होंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में रहेगा कि आप डिसाइड करेंगे कि आपने करना क्या है, रिसर्च किस चीज पे करनी है, ठीक है, व्हाट टू रिसर्च। दूसरे फेज में आप प्लान करेंगे कि कैसे कैसे करनी है, राइट। और तीसरे में आप रिसर्च करेंगे, कंडक्ट करेंगे रिसर्च स्टडी, ठीक है जी। तो ये 3 फेज रहेंगे। इन 3 फेज में फिर अलग अलग स्टेप्स रहेंगे और उन स्टेप्स में भी कुछ एक चीजें होती हैं फर्दर। सो उनको हम सब स्टेप्स तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो याद रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, बट वो ऑटोमेटिकली हमें ध्यान रहेंगी, ये हम मान के चल सकते हैं। स्टेप 1 रहेगा रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, यानी आपने किस चीज पे काम करना है, वो एक पर्टिकुलर प्रिसाइज स्टेटमेंट आपकी कि इस पे आपने रिसर्च करनी है। स्टेप 2 रहेगी कि आपको वो कैसे करनी है, उसके लिए आप रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करेंगे। रिसर्च डिजाइन जो है वो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, हर एक एक्सपेरिमेंटर का अलग मिल जाएगा। सो रिसर्च डिजाइन बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट जो है या क्या कॉन्सेप्ट है रिसर्च डिजाइन का, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर एक इंस्ट्रूमेंट या टूल जो है डाटा कलेक्शन के लिए कंस्ट्रक्ट करना होता है हमें, कि हम डाटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, जिसमें हम यूजुअली एटीट्यूडनल स्केल्स यूज करते हैं, जैसे लिकर्ट स्केल, थर्स्टन स्केल वगैरह। मेजर तौर पे लिकर्ट स्केल का यूज होता है, ठीक है। फिर हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे, तो जब सैंपल सिलेक्ट करना है तो हमें सैंपलिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। सो हम इसमें कंप्लीट सैंपलिंग का टॉपिक भी इसमें डिस्कस करेंगे। राइटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस हमारा 5th स्टेप रहेगा कि आप रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं, हाइपोथेसिस नहीं, रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं। यानी अब तक जो आपने किया है, जो चीजें आपने लिटरेचर वगैरह करके कलेक्ट की होंगी, उसके बेसिस पे आप स्टडी कैसे करेंगे वो आप बताएंगे रिसर्च प्रपोजल में। यानी आप ये रिसर्च करना चाह रहे हैं, ऐसा आप प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर टेंस में हम इसको यूजुअली दिखाते हैं, फ्यूचर डेफिनेट टेंस में, ठीक है। फिर आता है कि जब रिसर्च स्टडी आप कंडक्ट कर रहे हैं एक्चुअल में, तो डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, राइट। सो प्रोसेसिंग और एनालाइजिंग डाटा भी कई बार आपको स्टेप लिखा मिल जाएगा। फिर आप एक रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं, जब आपके पास सारी चीजें हैं हाथ में, कि आपके रिसर्च प्रपोजल से लेके आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, एनालाइज कर लिया, कंक्लूजन निकाल लिया, तब जाके आप एक रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पे लिखते हैं। सो अगर मैं ये पूरी वीडियो यानी 8 के 8 स्टेप आपको इसी वीडियो में डिटेल में करवाने लग गई, सो ये 2-2.5 घंटे की मिनिमम, यानी 2.5 से 3 घंटे आप लगा लीजिए, उतने घंटे की वीडियो बन जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम फॉर्मेट की और स्टाइलिंग की बात करेंगे, कि रेफरेंस वगैरह कैसे लिखते हैं, स्टाइलिंग, ठीक है। सो जब हम रेफरेंसिंग की स्टाइल की बात करेंगे तो वो वीडियो कंपैरेटिवली छोटा बनेगा, क्योंकि ये इतना ही टॉपिक है और उसी से क्वेश्चंस आते हैं। सो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रिसर्च डिजाइन है हमारा, यानी स्टेप 2 तक हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, और स्टेप 3 से लेके स्टेप 8 तक प्लस जो ये फॉर्मेट और स्टाइलिंग का है, ये हम हमारी 4th वीडियो में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। सो अब शुरू कर लेते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। एक बार मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, सो ध्यान से सुन लीजिएगा। एटलीस्ट रिसर्च डिजाइन पे आके बहुत सारे जो है रिसर्च डिजाइन के नाम देख के आपने वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि आपको समझ आ जाएंगे, और अगर एक बार समझ आ गए तो आपको लर्न करने की ज्यादा लोड पड़ेगी नहीं। सो इसलिए जरूरी क्या है कि आप एक बार सुन ले, समझ ले, ठीक है। स्टेप 1 रहेगा हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जिसमें हम सबसे पहले करते हैं लिटरेचर रिव्यू, यानी कि जितना भी सब्जेक्ट मटेरियल आपके पास है, जो भी टॉपिक आप सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड आपने रिव्यू करना है, उसको पढ़ना है बैठ के, ठीक है।
तो क्या प्लेस होता है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च, अगर इस क्वेश्चन का आंसर देने की हम कोशिश करें तो हमारे पास 4 तरीके हैं। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू 4 तरीके से हमें हेल्प करता है, ऑल्दो और भी तरीके हैं, बट अगर हम कंसाइज करके देखेंगे तो पहुंचना हमें इन्हीं तरीकों पे है। ठीक है, एक तो हमें क्लैरिटी मिल जाती है और फोकस, जो क्लैरिटी और फोकस है ना हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, वो क्लियर हो जाता है कि हमें किस टॉपिक पे काम करना है, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हमारे पास ए टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, उस पे काम करना है। और उसके बाद मैंने क्या किया, लिटरेचर रिव्यू किया। लिटरेचर रिव्यू में मैंने उससे रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं या जो भी चीजें मुझे मिली, मैंने सबको पढ़ा। उनको पढ़ के मुझे और ज्यादा क्लैरिटी हुई कि इस पे कितना काम हुआ है और कितना और करने की जरूरत है, या क्या मैं कर सकती हूँ, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। राइट, ये इंप्रूव करता है रिसर्च मेथोडोलॉजी को, यानी कि आपने इतनी सारी बुक्स, इतने सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, सो उन रिसर्च पेपर में किस तरीके से लिखा हुआ है, क्या चीजें यूज हो रखी हैं, सो वो सारी चीजें आप देखेंगे। सो जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, तो जितना ज्यादा वेल रीड आप होंगे ना, वेल रेड, कि जितना ज्यादा आपने पढ़ रखा होगा उस टॉपिक के बारे में, उतना ही आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी जो हो इंप्रूव होती जाएगी। ये ऑब्वियसली नॉलेज बेस तो हमारा इंप्रूव करेगा रिसर्च एरिया के बारे में, कि हमें पता चल गया कि क्या क्या चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, पहले नहीं पता था लिटरेचर रिव्यू से पहले। राइट, और ये कॉन्टेक्चुअलाइज करेगा फाइंडिंग्स को, यानी जो जो फाइंडिंग्स की है मैंने, जितना भी पढ़ा है, वो मेरे जो टॉपिक है या जो मैं सोच रही हूं करने का, उसके कॉन्टेक्स्ट में कहां तक जायज है, और उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं उन फाइंडिंग्स को कहां कहां यूज कर सकती हूँ। ठीक है, सो ये चीजें जो है वो पता चल जाएंगी हमें लिटरेचर रिव्यू के बाद। अब लिटरेचर रिव्यू करना कैसे है, लिटरेचर तो हमें पता ही है कि क्या होता है, कि बुक्स वगैरह जो चीज हैं उनको आप पढ़ रहे हैं और फिर रिव्यू कर रहे हैं। तो 4 स्टेप्स आप लेके चल सकते हैं। पहले तो आप जो है एग्जिस्टिंग लिटरेचर को सर्च करेंगे, जितना भी आपका स्टडी एरिया से रिलेटेड होगा। अब वो सर्च आप बुक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी जाइए, वहां पे बहुत सारी जर्नल्स होंगी, थीसिस रखी होंगी, वहां से देखिए। इंटरनेट पे गूगल स्कॉलर जब आप डालेंगे तो फर्स्ट लिंक जो आपके पास आएगा, वहां पे उस लिंक पे क्लिक करके आपका एक अलग से गूगल स्कॉलर का पेज खुलेगा। उसमें आप जो है अपना टॉपिक जब उसमें डालेंगे, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए होंगे, वो सारे के सारे आपको वहां पे दिख जाएंगे, तो आप वो निकाल के पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब डाउनलोड कर लिया तो रिव्यू भी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उन सबको, जितना भी लिटरेचर है। उसके बाद आप एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप करेंगे। कैसे, कि मान लो आपका टॉपिक था ए, आपने उससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ ली, या मुझे मान लो मैंने लर्निंग थियरीज से रिलेटेड कुछ करना है, तो मैंने क्या किया, लर्निंग थियरीज से रिलेटेड जितनी भी थियरी थी या जितनी भी पब्लिकेशंस थी सब पढ़ ली। उसके बाद मुझे आइडिया हुआ, अब इससे पढ़ के जो चीजें मैंने निकाली ना, वो होगा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। लेकिन इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से जो मैं एक टॉपिक निकाल रही हूं, बिल्कुल स्मॉल टॉपिक भी, जिसके ऊपर मुझे काम करना है, वो क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी स्टडी का बेस क्या है, और वहां पे ऑप्शन में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो, सो आपकी स्टडी का बेस जो है वो क्या रहेगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रहेगा। ऑल्दो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो किससे आया है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से ही आया है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एक पेड़ होता है ना, कि उस पेड़ में से यहाँ पे और टहनियां या स्टेम निकल रही हैं। ठीक है, तो अगर ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, तो इसमें से जो ये स्टेम निकल के आगे जो फल फूल रहा है, वो क्या है हमारे पास, हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, सो ये डेवलपिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो पार्ट रहेगा हमारी स्टडी का, लिटरेचर रिव्यू का। अब जरूरत क्या है, यानी इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर्मुलेट करना एक रिसर्च प्रॉब्लम। सो कर्लिंगर ने बेस्ट आंसर दिया इसका, और कर्लिंगर जो है वो रिसर्च के फील्ड में काफी जाने माने जो है रिसर्चर हैं। आपको नाम पता होना चाहिए कि रिसर्च के फील्ड में या रिसर्च की बुक जो है वो इनकी काफी पॉपुलर है। सो अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, ये इनका आंसर है। जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाती है तो आधी चीज तो आपकी वहीं पे खत्म हो जाती है, आधी प्रॉब्लम ही वहीं खत्म हो जाती है जहां आपको एक्चुअल प्रॉब्लम पता चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एक फ्रेंड है जो कि रो रही है या रो रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सोल्यूशन, आप पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है, रोए क्यों जा रही है। ठीक है, लेकिन वो बता ही नहीं रही है,
तो दिक्कत तो वही है ना कि उसको अभी तक जब मुझे पता नहीं है कि मेरी फ्रेंड रो क्यों रही है तो मैं उसको चुप कैसे करवाऊं या मैं उसको सोल्यूशन कैसे दूं। तो जब मुझे ये पता चला कि प्रॉब्लम क्या है उसकी, तो उसके बाद ही तो मैं उसका सोल्यूशन निकाल पाऊंगी ना। तो पहले आपको प्रॉब्लम का होना जरूरी है, तभी आप अगले इंसान को जो है सोल्यूशन बता सकते हैं। सेम रिसर्च में है कि इफ यू वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, और जहां आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, वहां पे आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो गई। ठीक है जी। सोर्सेज क्या क्या रहेंगे, जब हम ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं ना, तो 4 P's जो है उसके अराउंड हमारे टॉपिक्स रिवॉल्व करते आपको दिखेंगे। पीपल यानी लोगों के बारे में, या उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, या प्रोग्राम्स के बारे में, या फिनोमिना के बारे में। सो इन 4 P के अराउंड जो है हम देखेंगे कि हमारे टॉपिक्स ह्यूमैनिटीज में हमें दिखेंगे। अब स्टेप्स क्या क्या रहेंगे, सबसे पहला तो स्टेप यही रहेगा कि आप अपना ब्रॉड एरिया जो है उसको, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको पता करें कि आप किस चीज पे काम करना चाह रहे हैं। अब उस ब्रॉड एरिया को आप क्या करेंगे, सब एरियाज में डिवाइड करेंगे। यानी आपका ये ब्रॉड एरिया था, इसको आपने स्मॉल एरियाज में डिवाइड कर लिया। उसके बाद आपने सोचा कि अच्छा एरिया तो इसका ये भी है, बट मेरा इंटरेस्ट सी वाले में है। सो आपने क्या किया, उस जो एरिया आपका इंटरेस्ट का था उसके बेसिस पे आपने फर्दर और रिसर्च किया और पढ़ाई की। तब आपको पता चला कि एक्चुअल में क्या गैप्स हैं या क्या क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में उठ रहे हैं। ठीक है। सो उन क्वेश्चंस को लेके फिर आप क्या करेंगे, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करेंगे, बनाएंगे कि आपने क्या काम करना है इससे रिलेटेड, और फिर आप उन ऑब्जेक्टिव्स को असेस करेंगे और रिव्यू करेंगे। सो ये आपके स्टेप्स हो गए जब आप रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे। अब इंटरेस्ट तो बहुत है, लेकिन मेन कंसीडरेशंस क्या रहेंगी रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते टाइम। सो मेन कंसीडरेशंस में हम सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट हो उस चीज में, राइट। सो वो इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है, कि क्योंकि रिसर्च जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम एक्चुअल में लेके चले तो 5 साल की फेलोशिप तो आपको मिलती है रिसर्च में पीएचडी करने के लिए, राइट। सो 5 साल किसी टॉपिक पे काम करना, उस टॉपिक से स्टिक करके रहना, और आपका बीच में मन नहीं डगमगाएगा या आप जो है रिसर्च छोड़ के नहीं जाएंगे, उसके लिए जरूरी है कि आपका उस टॉपिक में इंटरेस्ट हो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप 2-3 साल में छोड़ देंगे तो आपका तो नुकसान होगा ही, क्योंकि 2-3 साल वेस्ट हो गए आपके, प्लस रिसोर्सेज वेस्ट होंगे गवर्नमेंट के, राइट। सो इंटरेस्ट होना उस टॉपिक में बहुत जरूरी है। मैनेजेबल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैनेजेबल मैग्नीट्यूड मतलब कि जो टॉपिक आप सोच के चल रहे हैं, सो अवेलेबल टाइम के लिए वो ओके है या नहीं, और रिसोर्सेज भी हैं या नहीं है, राइट। मान लीजिए आपने क्या किया, बहुत बड़ा टॉपिक ले लिया और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ले ली, जो कि 1st क्लास के बच्चे से लेके आपने 7th क्लास के बच्चे तक की डेवलपमेंट देखनी है, ये स्टडी आपने ली, तो 7 साल तो यहीं पे हो गए, क्योंकि आपने लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ली है, राइट। सो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका टाइम तो ऑलरेडी एक्सीड कर रहा है। सो टाइम के अकॉर्डिंग और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, जैसे बहुत सारी, अगर मैं साइंस के फील्ड में बात करूं तो बहुत सारी CSIR लैब्स हैं जिनमें बहुत फैसिलिटीज होती है, रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड देखूं तो जो स्टेट की लैब्स हैं या जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे रिसोर्सेज कम है कंपैरेटिवली, हैं, बट CSIR लैब के कंपैरिजन में तो कम है ना, चाहे वो और इंस्ट्रूमेंट्स हों या और भी टूल्स टेक्निक्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो वो चीजें, रिसोर्सेज होना बहुत जरूरी है कि आप ऐसा टॉपिक लें जो कि आपके टाइम पे भी कंप्लीट हो जाए और रिसोर्सेज भी जो है उसके लिए मिले। सो ब्रॉडर टॉपिक को हमें फिर छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 12th तक मान लो आपके पास साइंस है, तो आपके पास साइंस के साथ साथ क्या होंगे, मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होगा या बायो हो जाएगी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। उसके अलावा आपके पास हिंदी या इंग्लिश तो होती ही है, हिंदी के अलावा या कंप्यूटर हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होता है, हिंदी, कंप्यूटर, संस्कृत, राइट। लेकिन जैसे ही आप 12th से कहां गए, बीएससी में, बीएससी में आपके बाकी सब्जेक्ट्स हट जाएंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर ये जो है फिजिक्स केमिस्ट्री की जगह बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये चीजें बच जाएंगी। उसके बाद जब आप एमएससी में गए, सो एमएससी में आपने क्या किया, किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम से की, मान लो केमिस्ट्री से की। उसके बाद जब आप पीएचडी में जा रहे हैं, सो आपके पास टॉपिक और भी स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट। सो एक ब्रॉड टॉपिक को आपके छोटे छोटे टॉपिक्स में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आपने करना क्या है। कार्डिनल प्रिंसिपल जो है वो हम उसके थ्रू चूज कर सकते हैं कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम, कि ना तो इतना बड़ा टॉपिक हो आपका कि आपसे कंप्लीट ही ना हो या बहुत इम्पॉसिबल हो जाए कंप्लीट करना, और ना ही इतना छोटा टॉपिक हो कि वो इनसिग्निफिकेंट हो, राइट। सो हमें कहीं पे एक प्रॉपर सा और जो स्पेसिफिक क्लियर टॉपिक हमें लेके चलना है।
फिर आता है कॉन्सेप्ट मेजरमेंट। सो कॉन्सेप्ट मेजरमेंट यानी कि जितनी भी मेजरमेंट की चीजें होंगी, क्योंकि रिसर्च में फर्दर आपको टूल्स चाहिए होंगे, टेक्निक्स यूज करनी होंगी या मेजरमेंट की टेक्निक्स होंगी, सो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर है लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, कि मान लो आपने कोई डाटा कलेक्शन के लिए का टॉपिक ले लिया और आपने घर घर जाके डाटा कलेक्ट करना है, लेकिन आपको बात करने में हिचक होती है, तो कम्युनिकेशन स्किल तो आप में है नहीं, लेकिन आपको फिर डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे, राइट? सो प्रॉपर स्किल का होना या लेवल ऑफ एक्सपर्टीज उस टॉपिक में होना थोड़ी बहुत वो जरूरी है। रेलेवेंट होनी चाहिए आपकी चीजें, चाहे वो सोसाइटी के लिए हो या रिसर्च के टर्म में हो, तो वो टॉपिक भी आपका रेलेवेंट होना चाहिए। डाटा की अवेलेबिलिटी आपको लग रहा है कि होगी, टॉपिक को फाइनलाइज करने से पहले ही सोर्सेज जो है डाटा के आप कैसे कलेक्ट करेंगे वो भी आपको सोच लेना चाहिए। एथिकल इश्यूज जो है वो क्या हो सकते हैं आपके डाटा कलेक्शन में या जब आप काम करेंगे इस टॉपिक पे, और अगर एथिकल इश्यूज होंगे तो आप उनको कैसे सोल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई ऐसा टॉपिक ले लिया जहां पे गवर्नमेंट ऑफिस से आपने डाटा कलेक्ट करना है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस से आपको डाटा मिल नहीं रहा है जब तक आप टेबल के नीचे से कुछ नहीं दे देते, राइट? सो लेकिन आप ऑनेस्ट हैं, सो आपके एथिकल इश्यूज आ गए ना, यहाँ पे आपको डाटा ही नहीं मिलेगा ढंग से, जल्दी से चक्कर काटने पड़ेंगे बहुत सारे। सो वो एथिकल इश्यूज क्या रहेंगे आपकी रिसर्च के दौरान, और उन एथिकल इश्यूज को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब आता है वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना। वेरिएबल्स का टॉपिक हम डिटेल में जो है लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि वेरिएबल्स होते क्या है, किन किन कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। तो ये सारे जितने भी वेरिएबल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं ये क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, यानी जो क्लास नंबर 2 थी हमारी उसके अंदर हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी। अब हमारे पास आता है कि जब हम मेजर करते हैं वेरिएबल्स को तो हमें मेजरमेंट स्केल्स की जरूरत होती है, और उन मेजरमेंट स्केल्स में आपने स्टीवन के अकॉर्डिंग इन 4 नाम को पढ़ा होगा: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। तो इन स्केल के बारे में आपको पता होना जरूरी है। सो एक तो आप ये सीरीज याद रखेंगे कि पहले नॉमिनल, देन ऑर्डिनल सेकेंड नंबर पे, देन थर्ड पे इंटरवल और फोर्थ पे हमारा रेशियो स्केल। ये नंबरिंग क्यों याद रखनी है आपने, क्योंकि ये चढ़ते क्रम में है, जैसे कि आप खुद दिख रहा है यहाँ पे। रीजन क्या है कि जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे वाले स्केल की होंगी, यानी जो नॉमिनल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो होंगी ही ऑर्डिनल में, प्लस कुछ एक्स्ट्रा होगा। ऐसे ही इंटरवल में ऑर्डिनल स्केल की तो होंगी प्लस कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक होगी, और ऐसे ही रेशियो स्केल में प्लस कुछ इंटरवल के अलावा कुछ और इंटरवल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, अब इनका मतलब समझ लेते हैं जल्दी जल्दी कि नॉमिनल स्केल सिंपलेस्ट स्केल है, लोवेस्ट ऑर्डर स्केल इसको बोलते हैं, और अगर ये सिंपलेस्ट है और ये लोवेस्ट ऑर्डर है सो ऑब्वियस सी बात है रेशियो स्केल हाईएस्ट स्केल हो गया, और हाईएस्ट जो ये लोवेस्ट है तो वो हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स स्केल हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर स्केल हो गया। ठीक है, क्यों हो गया वो अभी बताती हूँ। जैसे नॉमिनल स्केल में क्या होता है, सिर्फ क्लासिफिकेशन होती है, यानी आइडेंटिफिकेशन या कैटेगरीज। यानी अगर मैंने इसमें कोई दो जो है वेरिएबल्स ले लिए, मान लो मेल और फीमेल, दो एट्रीब्यूट्स ले लिए मैंने, और उसमें मैं बोल रही हूँ मेल 1 या फीमेल 2 या फीमेल 1 मेल 2, ठीक है। सो वो 1 और 2 इनकी सुपीरियोरिटी नहीं दिखाता, यानी 1 और 2 का कोई मैग्नीट्यूड नहीं है कि अगर मैंने मेल को 1 पे रखा है तो वो सुपीरियर है इसलिए 1 दिया है उनको, या फीमेल इंफीरियर है इसलिए 2 दिया है, या वाइस वर्सा। ठीक है, सो वो 1 और 2 या जो भी नंबरिंग होगी ना वो क्या दिखाएगी, वो सिर्फ लेबल के बारे में बताएगी हमें। जैसे कि बहुत सारे टी शर्ट्स देखी होंगी आपने प्लेयर्स की, जितने भी गेम्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर अपनी ड्रेस होती है, लोअर टी शर्ट जो होते हैं, तो वो जो टी शर्ट है उसके पीछे एक नंबर लिखा होता है। वो नंबर, मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं और 1 से 12 के प्लेयर पे 1 से 12 तक नंबर लिखा हुआ है। सो वो 1 से 12 का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो फर्स्ट प्लेयर जो है जिसके ऊपर 1 नंबर है वो बेस्ट है और 12 वाला खराब है। ठीक है, वो सिर्फ एक काउंटिंग की तरह लगा लीजिए, या सिर्फ नॉमिनल है वो, ठीक है, नाम के लिए है। सो वो ध्यान रखना है आपको, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और जहां ऑर्डर आ गया वहां ऑर्डिनल स्केल आ गया, कि नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगी ही प्लस ऑर्डर भी प्रेजेंट होगा, कि क्लास में अगर कोई बच्चा फर्स्ट आया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट है, अब जो 1 नंबर असाइन किया है ना वो ऑर्डर की वजह से है, कि ऑर्डर प्रेजेंट है उसमें, उसके मार्क्स ज्यादा हैं इसलिए वो फर्स्ट है। सो वो मार्क्स ज्यादा है इसलिए फर्स्ट है, तो वो फर्स्ट का जो है वो मैग्नीट्यूड हो गया। यानी अब जो मैं 1 2 3 बोल रही हूं वहां पे रोल किसका आ गया, मैग्नीट्यूड का रोल आ गया। लेकिन यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं होगा, ये सिर्फ रैंकिंग के लिए है, और रैंकिंग के लिए यूजुअली हम लिकर्ट स्केल भी देखते हैं। ठीक है,
इसमें मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्केल है जब आप रिसर्च की बात करेंगे। सो ये क्या होते हैं, ऑर्डिनल स्केल में रेटिंग स्केल्स आ जाते हैं एक तरीके से, ठीक है, कि आप रेट कर रहे हैं, रैंकिंग कर रहे हैं, पोजीशंस दे रहे हैं। लेकिन इसमें इंटरवल नहीं होगा कि मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि जो बच्चा फर्स्ट आया है उसके अगर 90% है तो जो सेकंड आया है उसके कितने 88% है, तो थर्ड आया होगा उसमें भी सेम जो है कितने 86% होंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। सो वो इंटरवल नहीं है पर्टिकुलर। सो जब इंटरवल आ जाएगा तो वो इंटरवल स्केल हो जाएगा। ऑर्डिनल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होंगी, प्लस इसमें इंटरवल भी प्रेजेंट होगा, इक्वल इंटरवल। जैसे अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस बोल रही हूँ टेम्परेचर, या 20 डिग्री सेल्सियस बोल रही हूँ, 30 डिग्री सेल्सियस बोल रही हूँ, तो ये क्या है, इंटरवल है इनमें पर्टिकुलर, तो हम इनको इंटरवल स्केल पे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज क्या, अब इसमें क्या एब्सेंट होता है, इसमें जीरो एब्सेंट होती है, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मतलब जहां पे अगर जीरो बोल दिया तो वो एक्चुअल में जीरो है। जैसे वेट है, वेट बोल दिया कि इसमें तो जीरो वेट है, वेट ही नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब उसका है ही नहीं वेट मापने जितना, वो नल है, जीरो है। लेकिन 0 डिग्री टेम्परेचर को तो नहीं बोल सकती मैं कि जीरो है तो वहां पे भी ठंड ना, राइट, बर्फ जम रही है वहां पे। सो यहाँ पे क्या है, ये जीरो जो है वो आर्बिट्रेरी है और हाइपोथेटिकल जीरो है। जबकि अगर एक्चुअल जीरो आ गई तो वो रेशियो स्केल बन गया, जिसमें जीरो के ऊपर एक्चुअल में वो एट्रीब्यूट एब्सेंट है। जैसे वेट है कि जीरो वेट है, तो मतलब है ही नहीं ना, वेट जीरो है ही नहीं, नल है, राइट, वेट एब्सेंट है वहां पे। सो वो एब्सोल्यूट जीरो जो है वो किस में है, रेशियो स्केल में प्रेजेंट है। अब जो ऑर्डिनल स्केल और नॉमिनल स्केल हैं वो क्वालिटेटिव स्टडीज के लिए यूज किए जाते हैं, और जो रेशियो और इंटरवल स्केल हैं वो क्वांटिटेटिव स्टडीज के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि एक में रिलेटिव जीरो है और एक में एब्सोल्यूट जीरो है, तो उनको हम क्वांटिटेटिव स्टडीज के लिए यूज करते हैं। अब हमने क्या क्या कर लिया, हमने रिसर्च, जो हम रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने की बात कर रहे हैं, उसमें हमने वेरिएबल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा था, मेजरमेंट स्केल्स पढ़ लिए, सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू किया, फिर वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के बाद हमारे पास थर्ड आता है कंस्ट्रक्टिंग द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज लाइक आप बैठे हो, आपको बैठे बैठे आइडिया आया कि वो अच्छा इस चीज पे भी रिसर्च हो सकती है, चलिए करते हैं, राइट। सो वो जो आइडिया आपको आया, वो आइडिया एक तरीके से क्या है, आपकी हाइपोथेसिस है। ऑल्दो उस आइडिया का सोर्स क्या है, आपकी इंट्यूशन है कि आपको बैठे बैठे आ गया। सो वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आइडिया आपको आ रहा है ना, कि एक श्रूड गेस या इन्फ्रेंस बोल देते हैं हम जिसको, जो कि आगे क्या करेगा, आप उसी के बेसिस पे यानी उस आइडिया को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे एविडेंसेस के थ्रू, वो क्या है, हाइपोथेसिस। जैसे बोगार्डिस के अकॉर्डिंग क्या है, हाइपोथेसिस इज अ प्रोपोजिशन टू बी टेस्टेड, जिसको टेस्ट करना है, यानी जिसके फेवर में हमें एविडेंसेस जो है वो प्रकट करने, एविडेंसेस लाने हैं कि भाई ये सही है जो हम बोल रहे हैं, राइट। सो वो क्या है, हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी हाइपोथेसिस की, स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, यानी अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसको हम गुड हाइपोथेसिस बोलेंगे, राइट। तो स्पेसिफिक होनी चाहिए वो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ब्रॉड टॉपिक ले ले, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। कंसिस्टेंस होनी चाहिए, प्रोफेंडिटी ऑफ इफेक्ट होना चाहिए। प्रोफेंडिटी ऑफ इफेक्ट क्या होता है कि फ्यूचर में सोसाइटी के लिए वो कितनी हेल्पफुल रहेगी, वो रिसर्च जो है आपकी। टेस्टेबल होनी चाहिए, टेस्ट कर पाएंगे तभी तो आप क्या कर पाएंगे, उसको आगे एविडेंसेस पेश कर पाएंगे। रेलेवेंट और इकोनॉमिकल होनी चाहिए। इकोनॉमिकल कैसे, कि मान लो आपने ये सोच लिया कि मुझे जो है इंडिया में ये पता करना है कि 10th क्लास में एनरोलमेंट कितने बच्चों की है, और मैं बोल रही हूं कि वो एनरोलमेंट जो है वो गर्ल्स की कम है और बॉयज की ज्यादा है। ये मैंने हाइपोथेसिस बना ली। अब इस हाइपोथेसिस के लिए एविडेंस कलेक्ट करने के लिए मुझे तो पूरे इंडिया के स्कूल्स में जाना पड़ेगा, कितना सारा बड़ा हो गया हमारा इंडिया, और उसमें हम जाएंगे तो इकोनॉमी वाइज तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे ना, हमारी फेलोशिप भी कम पड़ेगी, राइट। सो इकोनॉमिकल होनी चाहिए कि जो आप चीज सोच रहे हैं वो आप कर भी पाएंगे या नहीं, जो हमने बोला था ना, टाइम पे मैनेजेबल होनी चाहिए वो सब चीजें। टेक्निक की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो चीज करेंगे, जो हाइपोथेसिस आपने बनाई है उसके एविडेंस के बाद, एविडेंस जब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो टेक्निक्स हैं आपके पास उसको मेजर करने के लिए, या कैसे आप उसको जो है डाटा के फॉर्म में दिखाएंगे, पर्पस क्या है, वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सिंपल है या नहीं, सिंपलिसिटी के ऊपर फोकस करते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। एम्पेरिकल रेफरेंट जो है वो है, यानी कि आप डाटा उसके ऊपर दे सकते हैं या नहीं, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं। सो ये सारी चीजें होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तब अगर ये सारी चीजें हैं तो वो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी हमारे पास,
गुड हाइपोथेसिस हो जाएगी। अब हाइपोथेसिस का सोर्स क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको बैठे बैठे आइडिया आया कि रिसर्च करनी है, ये वाले टॉपिक पे करनी है, सो वो क्या हो गया, इंट्यूशन हो गया आपका। कंटिन्यूटी ऑफ रिसर्च कि आप ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं और आपको फर्दर कोई अगली चीज का आइडिया आ गया कि हाँ इस पे भी हो सकती है, राइट, तो वो कंटिन्यूटी ऑफ रिसर्च हो गया। एकेडमिक लिटरेचर पढ़ने के बाद आपको लगा कि यार ये तो दिक्कत चल रही है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे रिसर्च करनी चाहिए, सो वो भी आपकी हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करा सकता है। या आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं कि मान लो आपने जेंडर बायसनेस जो है वो फेस की है और उसके चक्कर में आप उसके ऊपर क्या करना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि कितनी जेंडर बायसनेस है, तो आप सोचेंगे कि जेंडर बायसनेस बहुत ज्यादा है, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो आपने हाइपोथेसिस बना ली, तो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से आई। ऑब्जर्वेशन कि आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब आपको आइडिया आया कि अच्छा ठीक है ये दिक्कत समाज में मुझे दिखाई दे रही है, मैं इसके ऊपर काम कर सकती हूँ, सो वो क्या हो जाएगा, हमारे सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस में आ जाएगा कि आप उन्हें ऑब्जर्व की वो चीज, राइट। फिर कल्चर के बेसिस पे भी हो सकती हैं, एथनिसिटी के बेसिस पे भी हो सकते हैं, तो सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं हाइपोथेसिस के। अब हाइपोथेसिस के टाइप्स क्या रहेंगे, सो ये टाइप्स आपको दिख रहे होंगे, इन टाइप्स को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है वर्किंग हाइपोथेसिस, यानी काम चल रहा है, अभी हमारे पास सफिशिएंट डाटा नहीं है कि हम बोल सकें कि ये हाइपोथेसिस जो है वो अल्टरनेट है या नल है या हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया कि चॉकलेट से पिंपल होते हैं, या फिर मैंने ये बोला कि दूध पीने से पिंपल होते हैं, मैंने नहीं पीना, राइट। सो सबसे पहले तो आप इनिशियली क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं कि आपने ये जो हाइपोथेसिस है इसको फ्रेम किया, ठीक है। हो सकता है ये स्पेसिफिक नहीं हो, जरूरी नहीं है कि सबके ही चॉकलेट खाने से पिंपल होते हो या सबके ही दूध पीने से पिंपल होते हो, राइट। फिर आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन के बाद आपने देखा कि इसको तो जो है इनसफिशिएंट डाटा है हमारे पास, और हमारे पास ऐसा कोई डाटा है ही नहीं कि मैं बता सकूं कि हाँ अगर 100 लोगों ने चॉकलेट खाई है तो 80 लोगों को पिंपल होते ही हैं और 20% को नहीं होते, राइट। सो हमारे पास क्या है, डाटा इनसफिशिएंट है और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अभी काम चालू है, वर्किंग में है हाइपोथेसिस। फिर होगी डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, जिसमें आप बता रहे हैं किसी भी एग्जिस्टेंस की, ठीक है। इट इज द एग्जिस्टेंस को स्टेट करता है, साइज फॉर्म कुछ भी हो, ये उस चीज को बता रहा है कि ये चीज है। जैसे मैं बोल रही हूं कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग आर्ट स्टूडेंट्स आर हाई, सो अनएम्प्लॉयमेंट के रेट जो है वो किसमें, आर्ट के स्टूडेंट में ज्यादा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट की अगर मैं बात करूं तो वो साइंस स्टूडेंट में ज्यादा है, ठीक है। सो ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब इसमें वेरिएबल जो है वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, सिचुएशन, इवेंट, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बट हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड पढ़ा था, उसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही डिस्क्रिप्शन है कि आप बता रहे हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये टर्म। फिर आता है रिलेशनल हाइपोथेसिस, जिसमें आप डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब ये रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि जो फैमिलीज हायर इनकम है, जिनकी हाई इनकम एक वेरिएबल हो गया हमारा, और हम बोल रहे हैं कि जिनकी हाई इनकम है वो ट्रेवलिंग पे ज्यादा स्पेंड करते हैं, स्पेंड मोर ऑन ट्रेवलिंग, ठीक है। लेकिन इसका और दूसरा क्या बोला मैंने, इसका उल्टा बोला कि जिनकी लो इनकम है वो क्या कर रहे हैं, लो स्पेंड कर रहे हैं, लेस स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये रिलेशनशिप दिखा रहा है दो वेरिएबल के बीच में कि कोई ना कोई रिलेशनशिप है। फॉर्मलाइज्ड हाइपोथेसिस में क्या हो जाएगा, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाते हैं हम, वो रिलेशनशिप था। फॉर्मलाइज्ड में कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है, जिसमें कि एक वेरिएबल जो है वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी पहले वेरिएबल्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दे रखा है कि इफ, ये हम मान के चल रहे हैं अगर डिफ्यूजन रेट जो है किसी भी मेम्ब्रेन का, कि मान लो ये मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन का डिफ्यूजन रेट जो है वो किसके ऊपर, मोलिकुलर साइज से रिलेटेड है, मोलिकुलर साइज से। सो मोलिकुलर साइज से अगर वो रिलेटेड है तो जिसका मोलिकुलर साइज कम होगा वो यहां से डिफ्यूज होके ए की साइड से बी साइड पे आ सकता है, ठीक है। सो ये क्या हुआ एक तरीके से, यानी जो डिफ्यूजन रेट है वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और मोलिकुलर साइज जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि मोलिकुलर साइज अगर ज्यादा है सो डिफ्यूजन रेट कम होगा, तो ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। नल मतलब जीरो, ठीक है, और नल हाइपोथेसिस मतलब वो डिनाई कर रही है वर्किंग हाइपोथेसिस को। यानी अगर मैं बोल रही हूं कि चाहे वो ड्रग लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, कि जो वेरिएबल ए है और बी है,
इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया था कि जेंडर के बेसिस पे मान लो 10th क्लास के बच्चों का मुझे ये देखना है कि जेंडर बॉयज के मार्क्स ज्यादा हैं या गर्ल्स के मार्क्स ज्यादा हैं, ठीक है। यानी कि मैं जेंडर को किससे कनेक्ट कर रही हूँ, मार्क्स से कनेक्ट कर रही हूँ। मैंने जेंडर को मार्क्स से कनेक्ट कर दिया, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो गई कि जेंडर का और मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 10th क्लास। तो ये क्या हुई, ये नल हाइपोथेसिस हो गई, यानी नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन अगर रिलेशनशिप हो, यानी अगर मुझे पता चल गया कि मैंने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, यानी मैं बोल रही हूं कि जेंडर में और मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब है, ठीक है, कि जेंडर के बेसिस पे मार्क्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, कि गर्ल्स के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, मैं ये बोल रही हूँ। यानी कि हमारी नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट हो गई। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो हम किसको एक्सेप्ट करते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी उसका अल्टरनेट क्या हो गई, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जैसे कि कोई क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें 2 ड्रग हैं हमारे पास, ए ड्रग जो है वो पहले से एग्जिस्ट करती थी, बी वाली ड्रग जो है वो न्यू ड्रग है। सो मैं ये बोल रही हूं कि ए और बी में कोई भी जो है डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। सो ये तो क्या हो गई नल हाइपोथेसिस, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा, राइट। सो क्लिनिकल ट्रायल्स में हमने बोला कि जो न्यू ड्रग है वो बेटर है पुराने वाली से, ठीक है, यानी ओल्ड ड्रग से। सो ये क्या हो गई हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस कि एक बेटर है एक कम अच्छी है, अब नए वाली जो है वो अच्छी है, यानी रिलेशनशिप दिखा दिया हमने। सो जहां पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे वहां पे हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। एक होती है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्ट नाम से ही पता चल रहा है हमें कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमें डायरेक्ट कर रही है किसी चीज के लिए, जैसे कि यानी कि ये प्रिडिक्ट कर रही है डायरेक्शन को, एक वेरिएबल का इफेक्ट जो है वो दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या होगा वो प्रिडिक्ट कर रही है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि गर्ल्स की परफॉर्मेंस जो है वो बॉयज से बेटर थी, अब मैं एक तो ये दे रही हूँ कि गर्ल्स की परफॉर्मेंस में और बॉयज की परफॉर्मेंस में डिफरेंस है, लेकिन क्या डिफरेंस है वो नहीं बताया मैंने, तो यहां पे मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दी, सो ये नॉन डायरेक्शनल हो गई। लेकिन अगर मैं बोल रही हूं कि गर्ल की परफॉर्मेंस बेटर है बॉयज से, सो ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो गई, ठीक है जी। सिंपल हाइपोथेसिस और इसके साथ होती है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। जब हम रिलेशनशिप बता रहे हैं 2 वेरिएबल के बीच का, ए और बी के बीच का वेरिएबल वो रिलेशनशिप बताया तो सिंपल, लेकिन अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल्स हैं हमारे पास तो वो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, एसोसिएट कर रहे हैं कि एक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, कि अगर ए जो है वो ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी जो है चेंज हो रहा है इसके साथ साथ, ठीक है। सो जब एक चेंज हो दूसरा भी चेंज हो जाए तो वो एसोसिएटिव हाइपोथेसिस हुई। कॉजल हाइपोथेसिस क्या स्टेट करती है, दैट एनी डिफरेंस इन टाइप और अमाउंट of one particular variable is going to directly affect the difference, यानी दूसरे के ऊपर भी ये अफेक्ट डालेगी, ठीक है। वो क्या हो गया हमारे पास कॉजल की, एक के टाइप में या एक के अमाउंट में जितना डिफरेंस होगा उतना ही अमाउंट दूसरे का होगा। सो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जब हम एसोसिएटिव में बोल रहे हैं तो वो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, यानी ए वेरिएबल अगर चेंज हो रहा है, मान लो इंक्रीज कर रहा है, तो बी वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये 2% से इंक्रीज कर रहा है तो जरूरी नहीं है 2% से ही डिक्रीज करे, ठीक है, वो एसोसिएटिव होगी। लेकिन अगर ये टाइप और अमाउंट में एग्जैक्टली सेम चीजों में चेंज हो रहा है तो वो कॉजल हाइपोथेसिस हो जाएगी, ठीक है। Causal hypothesis examines how a manipulation affects future events, जबकि associative hypothesis क्या एग्जामिन करती है, how often certain events को occur, कि एसोसिएटेड कितने हैं वो एक दूसरे के साथ, कि एक को एक काम हो रहा है, एक चेंज हो रहा है तो दूसरा भी चेंज हो। लेकिन कॉजल हाइपोथेसिस मैनिपुलेशन का इफेक्ट उसके ऊपर दिखाती है, अमाउंट का, टाइप का इफेक्ट दिखाती है। फिर आता है क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने ये देखा था ना कि कर्लिंगर के अकॉर्डिंग रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो होनी चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस हमने देखी थी, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट क्यों किया जाना चाहिए, राइट। वैसे ही हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट क्यों किया जाना चाहिए या ये क्यों इंपॉर्टेंट है हाइपोथेसिस रिसर्च में, राइट। सो ऑब्जेक्टिविटी और डायरेक्शन देती है, और यही मेजर चीज है हमारी कि अगर हमारे पास हाइपोथेसिस है तो हम जो है वो होता है ना अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं, कि अगर हमने कोई हाइपोथेसिस बनाई है तो हम उसी के आसपास रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने रैंडम कोई हाइपोथेसिस तो बनाई नहीं है और हम क्वेश्चनर बनाने लग गए और हमने हमारे क्वेश्चंस
मैच ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, हमें पता ही नहीं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्टिव से आपको भटकने नहीं देती इधर उधर, ठीक है। सो अगर हाइपोथेसिस नहीं होगी तो रिसर्च क्या हो जाएगी, एमलेस वेंडरिंग हो जाएगी, कि आप भटकते रहेंगे इधर उधर, राइट। और दूसरा जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन्स और टेक्निक्स एनालिसिस, ये चीजें हमें पता चल जाएंगी अगर हमने हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट कर ली, तो उसमें क्या क्या चीजें यूज होंगी, क्या क्या डाटा हमें कलेक्ट करना है, वो सारी चीजें देख के हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना। सो हमने ये पढ़ लिया भाई, अभी तक रिव्यू कर लिया लिटरेचर का, फॉर्मुलेट कर ली रिसर्च प्रॉब्लम स्टेप्स देख लिए इसके, आइडेंटिफाई कर लिए वेरिएबल्स की कोई भी जो जो वेरिएबल्स हैं वो हमने ले लिए, और किस तरीके की वेरिएबल्स होंगे वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कंस्ट्रक्टिंग हाइपोथेसिस हमने कर लिया, हाइपोथेसिस को डिटेल में कर लिया है कि क्या क्या टाइप होते हैं या क्या चीज है, ठीक है। अब हमारा आता है स्टेप 2, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द रिसर्च डिजाइन। सो कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द रिसर्च डिजाइन में कर्लिंगर के अकॉर्डिंग 3 स्टेप्स होते हैं। रिसर्च डिजाइन है क्या, कि आप प्लान करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रेटेजी की इन्वेस्टिगेशन, कि आप करेंगे कैसे, वो स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो अगर प्लान की बात करें तो अगर हम प्लान से स्ट्रेटेजी की तरफ जाएं तो ये मोर स्पेसिफिक होती जाएगी, कि हमने एक ओवरऑल प्लान बनाया, उसको स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद जो है हमने स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रिपेयर किया। सो प्लान क्या है, एक ओवरऑल स्कीम है या प्रोग्राम है स्टडी का। अब ये किसकी फॉर्म में हो सकता है, ये प्रपोजल ऑफ स्टडी की फॉर्म में हो सकता है कि आपने करना क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च इज मोर स्पेसिफिक, मैंने बोला था ना कि जब प्लान से स्ट्रक्चर से स्ट्रेटेजी की तरफ जाएंगे सो स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक तरीके से आउटलाइन, स्कीम या पैराडिग्म जो हमें यूज करने हैं, क्या क्या वेरिएबल्स होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, वो सारा स्ट्रक्चर में आ गया। स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान से ये ज्यादा स्पेसिफिक है और स्ट्रक्चर से स्पेसिफिक है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मोर स्पेसिफिक देन प्लान। मेथड क्या रहेगा, कि वी वांट टू यूज टू कलेक्ट डाटा, एनालाइज और इंटरप्रेट द डाटा। तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी कि हम कैसे करेंगे। सो ये सारी तीनों चीजें ही किस में आ जाती हैं, हमारी रिसर्च डिजाइन में आ जाती हैं। अब रिसर्च डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कर्लिंगर के अकॉर्डिंग 2 मेजर बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो टू प्रोवाइड आंसर्स टू रिसर्च क्वेश्चंस, की जो क्वेश्चंस आप माइंड में लेके चल रहे हैं उनके आंसर्स क्या क्या होंगे, और दूसरा टू कंट्रोल वेरिएंस अंडर स्टडी, कि जो चेंज होता है, वेरी जो चीजें कर रही हैं वो जो उस स्टडी में क्या क्या, मतलब उनको कंट्रोल करना, कि जो चीज हम नहीं चाह रहे उस चीज की वजह से ना हो वो, राइट। फंक्शंस क्या क्या रहेंगे रिसर्च डिजाइन के, कर्लिंगर ने एक मेन फंक्शन तो इसी को बताया है कि हमें वेरिएंस को कंट्रोल करना है। अब इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, मैक्स मिन कौन प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि मैक्स मतलब मैक्सिमाइज रखना है हमें सिस्टमेटिक वेरिएंस को, मिनिमम मतलब हमें मिनिमाइज करना है एरर वेरिएंस को, और कौन मतलब कंट्रोल करना है एक्सट्रेनियस वेरिएबल को। सो एक चीज आप ध्यान रखिए कि लास्ट वीडियो में मैंने एक्सट्रेनियस की जगह एक्स्ट्राविनस बोल दिया था। सो वो चीज आप सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ है, बाकी सारा डाटा और सारी चीजें जो है वो सही तरीके से करवाई गई हैं। सो एक्सट्रेनियस जो है ये, आई अपोलोजाइज, लास्ट वीडियो में उसको ठीक कर लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन को, राइट। सो कंट्रोल एक्सट्रेनियस। अब ये तीनों का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक वेरिएंस मतलब जो वेरिएबिलिटी होती है, कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हुआ है, ठीक है। सो ये इसकी वजह से जो वेरिएबल हुई या जो चीज चेंज हुई वो होगा सिस्टमेटिक वेरिएंस। यानी कि हम चाह रहे हैं कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक रिसर्चर मैनिपुलेट कर रहा है, राइट। सो हम चाहते हैं कि सिर्फ उसकी वजह से क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो। सो वो क्या रहेगा, सिस्टमेटिक वेरिएंस रहेगा। अगर डिपेंडेंट, अब हमने ये भी पढ़ा था कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होते हैं, कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा कोई और वेरिएबल अफेक्ट करे डिपेंडेंट वेरिएबल को तो वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा। सो एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आए, राइट। लेकिन जब एक्सट्रेनियस वेरिएबल की वजह से चेंजेस आ रहे थे और हमें पता चल रहा था कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल की वजह से चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो गया था, कंफाउंडिंग रिलेशनशिप हो गया था, राइट। उसके बाद हमें मिनिमाइज करना है एरर वेरिएंस को, कि एरर ना आए, और हमारी चीजें जो है कि कंट्रोल नहीं करेंगे अगर हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को, तो एरर ही आएगी, राइट। सो हमें एरर को मिनिमाइज करना है। अब सिलेक्शन क्या रहेगा रिसर्च डिजाइन का, ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक है, मैंने क्रेसवेल की बुक
क्रेसवेल की बुक, कुठारी की बुक, बहुत सारी बुक्स के थ्रू पता चला कि क्रेसवेल की बुक में सिलेक्शन दिया हुआ है रिसर्च डिजाइन का, कि आप सिलेक्ट कैसे करेंगे ओवरऑल, ठीक है। और बहुत सारी अलग अलग बुक्स में फिर हमें अलग अलग डिजाइन्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो हम उन डिजाइन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन में हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे सोचेंगे कि हमारा डिजाइन जो है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो है हाउ, फिर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एक वर्ल्ड व्यू को जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल हो, ठीक है। उसके बाद 3 टाइप के रिसर्च डिजाइन हैं जो मेजर तौर पे, उनको डिफाइन किया, देन कैसे हम उनमें से अपने लिए चूज करेंगे वो, ठीक है। सो हम एक जो फ्रेमवर्क है वो जेडब्ल्यू क्रेसवेल की बुक में, जो रिसर्च डिजाइन की बुक है, उसमें उन्होंने ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है। उनका कहना है कि जो ये रिसर्च डिजाइन है ना हमारे पास, 3 तरीके के बता दिए, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड, ठीक है। तो ये किस बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे हम, कि फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यू। तो ये क्या करें, जो फिलोसॉफिकल व्यू है उसको ये वर्ल्ड व्यू बोल रहे हैं, यानी क्रेसवेल ने बोला है वर्ल्ड व्यू। सो एक है पोस्ट पॉजिटिव, यानी जो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, जहां पे उन्होंने अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, वो व्यू। या सोशल कंस्ट्रक्शन, जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू था, या सोशल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वाइगोट्स्की का था। सो ऐसे कंस्ट्रक्टिव व्यू जो आपका होगा, एडवोकेसी या पार्टिसिपेटरी या फिर प्रैग्मेटिक। यानी अगर इन पहले हमें ये सिलेक्ट करना है कि हम जो रिसर्च करना चाह रहे हैं इनमें से कौन से व्यू में फिट बैठती है, हमें किस तरीके की रिसर्च करनी है, हमारा व्यू क्या है। फिर हम क्वालिटेटिव, जो ये स्ट्रेटजीज हैं, सेलेक्टेड स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्वायरी, जिनको रिसर्च मेथोडोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। फिर हम इनको देखेंगे कि हमें क्वालिटेटिव स्ट्रेटजी चाहिए इनके बेसिस पे, ठीक है। सो ये जो सिलेक्टेड स्ट्रेटजीज हैं, ये तीनों चीजें कोरिलेटेड हैं, जो मेथड्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं और फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। सो हम इन तीनों को कोरिलेट करेंगे और इनके अंदर इंटरकनेक्शन है कि अगर मैं प्रैग्मेटिक ले रही हूं, जो कि प्रैग्मेटिक फिलोसफी, वो किससे रिलेट करेगी, वो मिक्स्ड मेथड स्ट्रेटजीज हम यूज करेंगे अगर हमारा प्रैग्मेटिक व्यू है, राइट। और उन्हीं के बेसिस पे फिर हम रिसर्च मेथड या कैसे क्वेश्चंस या किस तरीके के क्वेश्चंस होने चाहिए, कैसे डाटा कलेक्ट करना है, वो सारी चीजें डिसाइड करेंगे, ठीक है जी। सो एक बार ये 4 वर्ल्ड व्यू जो है फिलोसॉफिकल लेवल पे वो देख लेते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म जो हमने बात की थी, जिसमें हमने बोला था कि एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट दोनों जरूरी है, ठीक है। इसमें थियरी की वेरिफिकेशन होती है, जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, तो वो थियरी का जनरेशन होगा, और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या करेगा, उस थियरी को वेरीफाई करेगा, ठीक है। ऐसे ही एडवोकेसी या पार्टिसिपेटरी, जो कि ये कोलैबोरेटिव रहेगा, चेंज ओरिएंटेड रहेगा, एम्पावरमेंट इश्यू ओरिएंटेड। सो ये चीजें किस में आ जाती हैं, एडवोकेसी या पार्टिसिपेटरी फिलोसफिकल व्यू में या वर्ल्ड व्यू में। प्रैग्मेटिज्म में क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन या प्रॉब्लम सेंटर्ड प्लूरिस्टिक अप्रोच होगा, ठीक है, प्लूरलिस्टिक। उसके बाद रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस ओरिएंटेड, और जब रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस ओरिएंटेड है और हम स्ट्रैटेजीज की बात करें, तो हम एक्सक्लूसिवली बात करते हैं क्वांटिटेटिव की, ना ही बात करते हैं एक्सक्लूसिवली क्वालिटेटिव की। तो इसीलिए कि हमारी जो भी रिसर्च होगी उसमें दोनों चीजें होती हैं, सो वो मिक्स्ड अप्रोच होगी। प्रैक्टिकल अप्रोच हमारी मिक्स्ड अप्रोच है, और प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी भी रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस से ओरिएंटेड है, तो मिक्स्ड अप्रोच जो है इसमें यूज होगी। अब ये स्ट्रैटेजीज होंगी, और मर्टेन ने जो है स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्वायरी को रिसर्च मेथोडोलॉजी का नाम भी दिया था, ठीक है। सो क्वालिटेटिव स्ट्रैटेजी, क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। क्वालिटेटिव में ये सारे एग्जांपल्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वांटिटेटिव में ट्रू एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जिसमें हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल स्टडीज, या फिर आजकल फैक्टोरियल डिजाइंस और रिपीटेड मेजर डिजाइंस भी काफी मतलब फोकस में है, या रिसेंटली इनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स आ गए हैं, जिसमें हम बहुत सारे वेरिएबल्स या बहुत सारे ट्रीटमेंट्स यहाँ पे दे सकते हैं, राइट। सो उसके बेसिस पे तो हमें ये भी डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। और चूंकि हम दोनों को यूज कर रहे हैं, सो दोनों को यूज कर रहे हैं मतलब वो क्या हो गया, मिक्स्ड स्ट्रेटजी हो गया। ये ओवरऑल टेबल है कि आप कैसे रिसर्च डिजाइन को सिलेक्ट करेंगे। पहले आप फिलोसॉफिकल अजम्पशंस जो हैं आपके, उनको डिसाइड करेंगे। अगर आप कंस्ट्रक्टिविस्ट, एडवोकेसी या पार्टिसिपेटरी नॉलेज को क्लेम कर रहे हैं, सो आप क्वालिटेटिव अप्रोच का यूज करेंगे। अगर आप पोस्ट पॉजिटिविस्ट नॉलेज के साथ जा रहे हैं, तो आप क्वांटिटेटिव अप्रोच का यूज करेंगे। और अगर आप प्रैग्मेटिक नॉलेज के साथ जा रहे हैं, सो आप मिक्स्ड मेथड्स का यूज करेंगे।
ठीक है। अब इनके बेसिस पे कि अगर क्वालिटेटिव अप्रोच है तो ये जो है स्ट्रैटेजीज रहेंगी इंक्वायरी के लिए, अगर क्वांटिटेटिव है तो सर्वे एक्सपेरिमेंट ये रहेंगी, और मिक्स्ड है तो सीक्वेंशियल, कॉन्करेंट या ट्रांसफॉर्मेटिव रहेंगी। ठीक है जी। अब हम इन मेथड्स को एम्प्लॉय करेंगे, यानी क्वेश्चंस हमारे ओपन एंडेड होंगे अगर क्वालिटेटिव है, ताकि वो क्वालिटी, वो कंस्ट्रक्टिविज्म से कनेक्ट करें चीजें। अगर क्लोज एंडेड है तो वो किस में जाएंगी, क्वांटिटेटिव में, क्योंकि हम वहां पे क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और क्वांटिटेटिव की वजह से, क्योंकि क्वालिटी में हम क्वांटिटी कैसे ढूंढेंगे, अगर हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दिया तो सबके अपने अपने व्यूज हैं, सबके अपना अपना कंस्ट्रक्शन है। सो उस बेसिस पे जब क्लोज एंडेड क्वेश्चन है तो क्वांटिटेटिव अप्रोच रहेगा, और अगर दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं तो वो मिक्स्ड अप्रोच रहेगा। यूज दीज प्रैक्टिसेस ऑफ रिसर्च एज द रिसर्चर। सो ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो फिर क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव था हमारे पास, क्वालिटेटिव, ये वाली क्वांटिटेटिव में रहेंगी, जहां पे हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, टेस्ट पे, वेरिफिकेशन पे, और ये हमारी किस में रहेंगी, मिक्स्ड स्ट्रेटजीज में रहेंगी, जहां पे हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों तरीके का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। सो इस तरीके से क्रेसवेल ने क्या किया, ये जो है हमें सिलेक्ट करना बता दिया कि हम कैसे डिजाइन को सिलेक्ट करेंगे। अब डिजाइन सिलेक्ट करने के बाद ये जो स्ट्रैटेजीज है ना हमारे पास, कि जो ये फैक्टोरियल डिजाइन है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल है, कोरिलेशनल है, सो इनको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें हम मेजरली जो क्वालिटेटिव स्ट्रैटेजीज हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ बची होगी तो अभी भी कर लेंगे हम। ठीक है। सो क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजीज पे मेन फोकस रहेगा, क्योंकि ये हमने कवर नहीं की है। अब स्टडी डिजाइन्स जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में रहेंगे, सो वो किस किस के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पे, कि नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट अगर एक बार है, आपने जाके डाटा कलेक्ट कर लिया, वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट किसके साथ, स्टडी पॉपुलेशन के साथ, कि जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं उनसे आप मिले, आपने डाटा कलेक्ट किया एंड वापस आ गया। सो वो चीज क्या है, आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। अगर आपने बिफोर और आफ्टर दो टाइम पे डाटा कलेक्ट किया, यानी आप दो बार उनके कॉन्टेक्ट में आए, सो वो बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज होंगी। अगर आप 3 बार से ज्यादा उनके कॉन्टेक्ट में आए तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होंगी। ठीक है। ऐसे ही दूसरा होगा रेफरेंस पीरियड के बेसिस पे, रेट्रोस्पेक्टिव, जैसे रेट्रोसोम्स होते हैं, पुराने सोम्स, पहले की डाटा। सो वो रेट्रोस्पेक्टिव में क्या रहेगा कि आप पहले की चीजों को यूज कर रहे हैं, पहले का पास्ट का डाटा उठा रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव क्या है कि आप फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं प्रेजेंट को पढ़ते हुए। और रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव का क्या रहेगा, जिसमें हम पास्ट को भी ले रहे हैं, प्रेजेंट को भी ले रहे हैं, और फ्यूचर को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा रहेगा नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल। ठीक है जी। अब इनके अंदर फर्दर क्या रहेगा, इनका अपना डिफरेंस है, और उसके साथ साथ ये हमारे पास क्या है, कुछ एक डिजाइन्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसके अलावा कैम्पबेल और स्टैनले ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया, यानी प्री एक्सपेरिमेंटल में फिर ये फर्दर 3 है हमारे पास, वन शॉट, वन ग्रुप, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। ऐसे ही ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और स्टैटिस्टिकल, इनको भी हम पढ़ेंगे। फिर इनके अलावा भी क्वांटिटेटिव रिसर्च में बहुत सारे डिजाइन्स बच जाते हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ये हैं जिनका मतलब पता होना चाहिए। उसके अलावा क्वालिटेटिव रिसर्च में ये सारी चीजें हमें पता ही हैं, हम फर्स्ट वीडियो में भी एथनोग्राफिक स्टडी होती क्या है, ग्राउंडेड थियरी क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो अब पॉइंट ये है कि ये इतने सारे डिजाइन्स देख के आपको वीडियो छोड़ के वापस नहीं जाना है, आप एक बार सुनेंगे कि इनके अंदर होता क्या है। अगर आपने समझ लिया तो आपको नाम देखते ही समझ आ जाएगा कि इसके अंदर क्या चीजें हो रही हैं। अब स्टडी डिजाइन से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स के बेसिस पे, और इन 3 टाइप्स की हम फर्दर बात करेंगे, क्रॉस सेक्शनल, बिफोर एंड आफ्टर, और लॉन्गिट्यूडनल। सो क्रॉस सेक्शनल क्या रहेगा, इसको वन शॉट या स्टेटस स्टडीज भी वन शॉट और स्टेटस स्टडीज बोलेंगे, क्योंकि एक ही बार हमारा कॉन्टेक्ट क्या है, ओनली वन कॉन्टेक्ट है स्टडी पॉपुलेशन के साथ। चीप रहेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि इतना ज्यादा खर्चा आपका आएगा नहीं, आपने एक बार जाना है, वहां से डाटा कलेक्ट करना है, वापस आ जाना है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या रहेगा, हम यूजुअली क्या करते हैं जब डाटा कलेक्ट करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि ये ग्रुप 1 है हमारा, जिसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन, यानी जो देखते हैं या डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम ऑब्जर्वेशन से दिखाते हैं। ये क्या हुआ, हमने टेस्ट करने से पहले, प्री टेस्ट बोलेंगे इसको,
उसके बाद एक्स का मतलब होता है इंटरवेंशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तभी आपको आगे की चीजें समझ आएंगी, क्योंकि मैं इंटरवेंशन के टाइम पे एक्स लिखूंगी, या ट्रीटमेंट लगा लीजिए जो हम देंगे, और फिर हम उसके बाद डाटा कलेक्ट करेंगे, यानी प्रोपोज्ड टेस्ट। ठीक है, सो ये हमारा प्री टेस्ट हो गया, ये हमारा पोस्ट टेस्ट हो गया। डाटा कलेक्ट किया हमने। क्रॉस सेक्शनल में हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप 1 के पास गए, हमने डाटा कलेक्ट किया, एक बार कांटेक्ट हुआ हमारा इसके साथ और हम वापस आ गए। ठीक है, सो अब हमने सिर्फ एक ही बार डाटा कलेक्ट किया है ना, अगर हमने 2 बार डाटा कलेक्ट किया होता सो हमें समझ आता कि ट्रीटमेंट, ये जो हमारा इंटरवेंशन है, इसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है। यानी अगर हम O2 का जो डाटा था उसको O1 माइनस कर दें उसमें से, तो हमारे पास चेंज आ जाता कि क्या चेंज हुआ है इस इंटरवेंशन की वजह से। क्रॉस सेक्शनल में डिसएडवांटेज ये है कि हम इस चेंज को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही बार डाटा कलेक्ट किया है। जब हमें चेंज मेजर करना हो तो हमें एटलीस्ट 2 बार डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा। सो जब 2 बार डाटा कलेक्शन हो तब हम क्रॉस सेक्शनल, मतलब तब क्या होगा, हम चेंज को मेजर कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर, जो मैंने अभी बताया आपको कि पहले डाटा कलेक्ट किया, फिर इंटरवेंशन, देन डाटा दोबारा से कलेक्ट किया। सो इसीलिए इसको प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन भी बोला जाता है। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। उसके अलावा इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम चेंज को मेजर कर सकते हैं, और हमारा जो कॉन्टेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, 2 बार का कॉन्टेक्ट रहेगा, किसके साथ, हमारी स्टडी पॉपुलेशन के साथ। फिर आता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, जिसमें 3 या उससे ज्यादा, 3 और मोर टाइम्स क्या है, हमारा कॉन्टेक्ट रहेगा। चेंज को तो ऑब्वियसली मेजर कर सकते हैं हम इसमें भी, लेकिन इसमें क्या रहेगा, टाइम पीरियड ज्यादा हो जाता है हमारे पास, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, और कंडीशनिंग इफेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं कि मान लो मुझे फर्स्ट क्लास के बच्चे की डेवलपमेंट देखनी है जब तक वो 7th में होता है। ठीक है, यानी कि मैं उसी के ऊपर काम करूंगी, और फर्स्ट से लेके जब तक वो 7th में नहीं हो जाता तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। यानी 7 साल तो जो है वो डायरेक्ट हो गए हमारे पास, राइट। सो ये टाइम कंज्यूमिंग हो गया बहुत देर तक। सो लेकिन इसमें हम कॉन्टेक्ट के बेसिस पे कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्टेक्ट क्या रहेगा, 3 बार से ज्यादा का रहेगा। यानी ये चीज हमने डिस्कस कर ली है। अब ये जो दूसरा है रेफरेंस के बेसिस पे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या रहेगा, जो कि पास्ट में हुआ है, चाहे वो सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, इश्यू है, फिनोमेना कुछ भी है, जो पास्ट में हो चुका है उसके बेसिस पे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। या तो ये हो सकता है हमारे पास कि डाटा पास्ट का है, हमारे पास डाटा प्रेजेंट है। अगर डाटा प्रेजेंट नहीं है तो उस टाइम पे जो पर्सन प्रेजेंट हो रहे हो, या उनकी जो रिकॉल पावर हो, उस बेसिस पे कि उनको जितना ध्यान हो जो वो बता रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना बड़े बुजुर्गों ने बताया था, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पे थे तो जितना उनको ध्यान था उस बेसिस पे हमने डाटा कलेक्ट किया। प्रोस्पेक्टिव क्या रहेगा, रेफर टू लाइकली प्रिवेलेंस ऑफ अ फिनोमिना, सिचुएशन, प्रॉब्लम, एटीट्यूड, आउटकम इन द फ्यूचर। तो ये पास्ट से रिलेटेड था, जैसे रेट्रो सॉन्ग्स होते हैं, पुराने सॉन्ग्स के रेट्रो सॉन्ग्स तो बड़े अच्छे होते हैं, राइट। सो वो रेट्रो मतलब पुराने टाइप, पास्ट में चले गए हम। प्रोस्पेक्टिव क्या रहेगा, फर्दर फ्यूचर का अंदेशा लगा रहे हैं हम इससे, ठीक है, तो वो प्रोस्पेक्टिव स्टडी में आएगा। लेकिन जब हम दोनों को यूज कर रहे हो कि हम फोकस कर रहे हैं पास्ट ट्रेंड्स के ऊपर, फिनोमिना के ऊपर, स्टडी इट इनटू द फ्यूचर, ठीक है, सो ये दोनों चीजें यूज हो जाएंगी। सो हमने कॉन्टेक्ट के बेसिस पे कर लिया, रेफरेंस के बेसिस पे कर लिया। अब हम देख लेते हैं नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे कि एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल में डिफरेंस क्या है। ये जो स्ट्रक्चर है ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं बार बार, ताकि आप कंटिन्यूटी में समझते हुए चले कि हमने क्या कवर कर लिया और क्या रहता है, ठीक है। सो जब हम इसकी बात करते हैं नेचर की बेसिस पे, तो हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके से हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। एक तो ये कि मैंने क्या किया, ऑब्जर्वर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहा है कि इफेक्ट उसको पता चल गया कि अच्छा ये इफेक्ट आ रहा है, उसके बाद वो क्या करेगा, कारण जानने की कोशिश करे। एक क्या हो गया कि किसी को कारण पहले से पता है, यानी इंटरवेंशन दे दी हमने, फिर हम देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, सो एक तो है कोज टू इफेक्ट जाना, एक है इफेक्ट टू कोज जाना। तो जब हम कोज टू इफेक्ट जा रहे हैं उसको मैं फर्स्ट मेथड लेके चल रही हूं, और जब इफेक्ट टू कोज जा रहे हैं वो सेकंड हो गया। तो जब हम कोज टू इफेक्ट जा रहे हैं वो क्या रहेगा, हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी, और जब हम इफेक्ट टू कोज जा रहे हैं सो वो क्या रहेगा, हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम क्या करते हैं, हम पहले मान लो मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, मैंने ये बीकर लिया, इसमें ऑलरेडी ए सब्सटेंस था और मैंने क्या डाल दिया, बी डाल दिया इसमें।
सो मुझे पता है मैंने क्या किया है, राइट। सो मुझे ऑलरेडी पता है, और अब मुझे क्या दिखेगा, इसका इफेक्ट दिखेगा कि ये जो है ए और बी में के रिएक्शन से क्या हुआ। यानी मुझे कॉज ऑलरेडी पता है, कारण मुझे पता है कि जो भी होगा वो बी के मिक्स होने की वजह से होगा, राइट। और उसकी वजह से फिर मुझे इफेक्ट देखना है कि एक्चुअल में होगा क्या। सो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अगर मुझे ऑलरेडी इफेक्ट, मैंने इफेक्ट देख लिया और इफेक्ट से कॉज पे जा रही हूं, तो वो नॉन एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। और इन दोनों के मिक्सचर को हम बोल देते हैं बहुत बार सेमी एक्सपेरिमेंटल या क्वासी एक्सपेरिमेंटल भी कई बार बोल देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है वो दोनों की मिक्सअप होती हैं इसमें। सो देखिए जी, ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। अब हम देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल में ये जो डिजाइन्स लिखे हुए हैं, इन डिजाइन्स का मतलब क्या है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। सो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स के बारे में देख लेते हैं। पहला है आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। सो आपको नाम से समझना है, स्लाइड आपको दिख ही रही होगी, आप बाद में पढ़ भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, राइट। सो आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट यानी कि हमने क्या किया, स्टडी पॉपुलेशन ली, इंटरवेंशन दिया यानी एक्स, हमने ट्रीटमेंट दिया उसको, या जो भी लगा लीजिए कि हमने स्टूडेंट्स लिए यहाँ पे, और उन स्टूडेंट्स के ऊपर हमने क्या किया, टीचिंग मॉडल जो है वो अप्लाई किया कोई, और उसकी वजह से हम यहाँ पे डिफरेंस देखना चाह रहे हैं उनकी लर्निंग में, ठीक है। सो वो जो इंटरवेंशन है, अब यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया है हमने, लेकिन हमने ये चीज नहीं देखी कि बच्चों को पहले कितना आता था, ताकि हमें ये पता हो कि टीचिंग मॉडल की वजह से अब कितना इंप्रूव हुआ है और हम चेंज का पता लगा सके, राइट। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यहीं पे, ये जो प्रेजेंट टाइम है ना, यहाँ पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और फिर हम सोच रहे हैं कि इससे पहले रेट्रोस्पेक्टिवली हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बेसलाइन को, कि उनको कितना पहले से आता था, ठीक है। सो ये रिट्रोस्पेक्टिवली रिकॉल बेसिस पे, या कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है पहले से, उनके बेसिस पे देख रहे हैं। हमने यहाँ पे पहले डाटा कलेक्ट करके फिर मॉडल इस्तेमाल करके तब नहीं किया, इंटरवेंशन के बाद सिर्फ एक बार डाटा कलेक्ट करें, यानी आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कि हम सिर्फ एक बार डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी बाद में, ठीक है। फिर हमारा आता है बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने कोई भी ग्रुप लिया, उस ग्रुप को हमने प्री टेस्ट किया, यानी यहाँ पे ऑब्जर्व किया, फिर हमने इंटरवेंशन अप्लाई किया, फिर हमने वापस से ऑब्जर्व किया, जिसको हम पोस्ट टेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। सो बिफोर एंड आफ्टर, यानी जो इंटरवेंशन है, इससे पहले भी हमने टेस्ट किया और इसके बाद भी हमने टेस्ट किया। सो ये क्या हो गया, बिफोर एंड आफ्टर। और अगर हम 2 बार डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, सो इसमें हम चेंज मेजर कर पाएंगे, ठीक है। आई होप ये इतना आपको समझ आया होगा। दूसरा जो है, इसके अंदर एक चीज और भी देख सकते हैं हम कि द बिफोर एंड आफ्टर डिजाइन टेक केयर ऑफ ओनली वन प्रॉब्लम ऑफ द आफ्टर ओनली डिजाइन। यानी आफ्टर ओनली डिजाइन में क्या प्रॉब्लम थी कि हम चेंज मेजर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 बार डाटा किया, हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। It still does not enable one to conclude that any change in whole or in part can be attributed to the program intervention, कि वो उस प्रोग्राम की वजह से ही हुआ है या किसी और वजह से हुआ है, राइट। वो चीज हम नहीं पता लगा पा रहे। वो चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कंट्रोल ग्रुप डाल देंगे। यानी हमने G2 ले लिया, उसका भी प्री टेस्ट किया, उसका भी पोस्ट टेस्ट किया, लेकिन इंटरवेंशन नहीं दिया उसको, राइट। तो वो हमारा कंट्रोल ग्रुप हो जाएगा, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो जाएगा। सो ये चीज भी हम जो है यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपैक्ट हम कैसे देखेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमने ऑब्जर्व किया है, इंटरवेंशन है, दोबारा से ऑब्जर्व किया है, तो इफेक्ट कैसे देखेंगे, O2 माइनस O1 से, कि जो चेंज आया है स्टेटस जो है डिपेंडेंट वेरिएबल का आफ्टर ऑब्जर्वेशन यानी O2, और माइनस कर देंगे हम बिफोर ऑब्जर्वेशन यानी O1। फिर आता है कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, यानी कि इसमें हमने कंट्रोल ग्रुप को भी इन्वॉल्व कर लिया है, और हम कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल, यानी जो ऊपर वाली थी ना, ये जो हमने देखा था कि यहाँ पे हम कंट्रोल ग्रुप डाल देंगे, तो कंट्रोल ग्रुप डालने का तो वो कंट्रोल ग्रुप डिजाइन हो गया, ठीक है जी। अब डबल कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, हमने अभी तक ऊपर वाले कंट्रोल ग्रुप में हम क्या करेंगे, आप इस चीज को भूल जाइए, नीचे वाले को। अगर हम सिर्फ एक ही कंट्रोल ग्रुप डाल रहे हैं, सो वो कंट्रोल ग्रुप डिजाइन हो जाएगा। अगर हमने 2 कंट्रोल ग्रुप डाल दिए जिनमें हम कोई इंटरवेंशन नहीं लगा रहे, सिर्फ इंटरवेंशन किस में रहेगी, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, ठीक है। सो उसके बेसिस पे हम देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, कि इंटरवेंशन की वजह से इफेक्ट आया है या कंट्रोल ग्रुप्स जो हमारे पास अलग अलग हैं, हम कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। सो वो कंपैरिजन कहां पे आ जाएगा, डबल कंट्रोल ग्रुप में 2 कंट्रोल ग्रुप ले लेंगे, और कंट्रोल ग्रुप डिजाइन में हम सिर्फ एक कंट्रोल ग्रुप से पता करेंगे।
फिर आता है कंपैरेटिव डिजाइन कि मैंने 3 ग्रुप लिए यहाँ पे 1 2 3 जो XYZ लगा लीजिए, ठीक है। उसके बेसिस पे हमने क्या किया, सब में इंटरवेंशन दिया। एक में टीचिंग मॉडल ए का इंटरवेंशन दे दिया, एक में टीचिंग मॉडल बी और एक में टीचिंग मॉडल सी। उसके बेसिस पे जो चेंजेस आएंगे जिनको हम अच्छे से कंपेयर कर पाए, वो चीज क्या रहेगी हमारी कंपैरेटिव डिजाइन, कि हम सबको अलग अलग इंटरवेंशन दे रहे हैं और सबका क्या क्या मतलब निकला है, क्या क्या कंपेयर करना है हमें कि किसका कितना फर्क यहाँ पे हुआ है। मैच्ड कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल बेसिस पे कंपेयर करते हैं। टू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द स्टडी पॉपुलेशन हु आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, यानी कि ये जो ग्रुप हम ले रहे हैं, या मान लीजिए 2 इंडिविजुअल भी ले रहे हैं, तो हम इसमें क्या करें, इनकी जो कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मान लो दोनों फीमेल ले लिए या दोनों की एज जो है वो 30 ले ली, राइट। सो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आइडेंटिकल चीजें लेके आनी है हमें उसमें, और उसके बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करना है, राइट। सो वो हमारे ऊपर वाले से डिफरेंस क्या हुआ, कंट्रोल ग्रुप इसमें भी रहेगा, लेकिन हमें देखना है कि दोनों फीमेल है या दोनों 30 की एज है, और हमने एक को प्री टेस्ट किया यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 1, दूसरे को प्री टेस्ट किया, हमने एक को इंटरवेंशन दिया, दूसरे को नहीं दिया, और फिर दोनों को ऑब्जर्व किया, ठीक है। सो वो अलग अलग हैं, इंसान तो अलग अलग है, इंडिविजुअल तो अलग अलग है, लेकिन मैच कर रही है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो मैच और कंट्रोल ग्रुप भी प्रेजेंट है और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है हमारा। फिर आता है प्लेसिबो डिजाइन। प्लेसिबो मैंने आपको ऑलरेडी भी एक पहले वाली वीडियोस में भी बताया था कि प्लेसिबो का मतलब क्या होता है। प्लेसिबो मतलब उस ग्रुप को हम एक्चुअल में वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन उसको लग रहा है कि हम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है, ये ए, एक हमारे पास प्लेसिबो ग्रुप हो गया, एक हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप यानी कि इसको हम कोई भी इंटरवेंशन नहीं दे रहे, जो कुछ भी अगर चेंज आया सो वो जो ऑलरेडी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं उसकी वजह से आया। प्लेसिबो ग्रुप को हम क्या कर रहे हैं, ये मान लो ड्रग में ज्यादा यूज किया जाता है, जब जहां पे ड्रग की ट्रायल्स होती है ना, सो वहां पे कि मान लो ये कंट्रोल ग्रुप है जिसको ड्रग नहीं दी जा रही, ठीक है। प्लेसिबो ग्रुप में ड्रग दी जा रही है, लेकिन उस ड्रग में कुछ नहीं है, खाली है वो टेबलेट, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट्स उसमें नहीं है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसको प्रॉपर जो ड्रग थी जिसका ट्रायल कर रहे हैं वो दी जा रही है। सो ये क्या हुआ कि इसको एक्चुअल में दी नहीं जा रही है, बट इनको लग रहा है कि इनको टेबलेट मिल रही है, ठीक है। सो वो प्लेसिबो ग्रुप होगा। सो अब इनका क्या एक्सपेरिमेंट रहा कि ट्रीटमेंट के बाद क्या रहा, प्लेसिबो ग्रुप वालों का क्या रिजल्ट रहा कुछ टाइम बाद, और कंट्रोल ग्रुप वालों का क्या रहा। सो वो हम डिफरेंस देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। जैसे हम माइनस करते हैं ना, वैसे यहाँ पे प्लेसिबो वालों में और कंट्रोल में क्या है, या कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल, प्लेसिबो कंट्रोल। सो ये चीज हम ओवरऑल देखेंगे और हम ये डिफाइन मतलब निकालने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में कितना इफेक्ट जो है वो रहा है। तो ये प्लेसिबो डिजाइन रहेगा, और जो स्टडी रहेगी इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेसिबो स्टडी। इसमें 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप इन्वॉल्व, 2-3 ग्रुप लगा लीजिए, क्योंकि 3 तो तब होंगे तब हम कंट्रोल ग्रुप इंक्लूड करें। अगर हमने कंट्रोल ग्रुप हटा दिया तो प्लेसिबो और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो हमारे रह जाएंगे। फिर आते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन्स के ऊपर, इनको भी एक एक करके मतलब देख लेते हैं। नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप, जैसे हमने मैच्ड लिखा था कि 2 में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें नहीं है, ठीक है। सो नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप है, यानी कोई ऐसे रैंडम ले लिया हमने, इक्विवेलेंट नहीं है ये ग्रुप एक दूसरे से। और उसके बाद हमने क्या किया, सिर्फ इसको ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद वाला ऑब्जर्वेशन किया, पोस्ट टेस्ट। सो हमने पोस्ट टेस्ट ओनली का ऑब्जर्वेशन किया, और ये डिजाइन। सो इसमें भी हमने प्री टेस्ट नहीं किया तो हम चेंज मेजर नहीं कर पाएंगे, तो वो सारी जो है इसमें डिसएडवांटेजेस रहेंगी। फिर आ गया नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, यानी कि नॉन इक्विवेलेंट है, ठीक है, दोनों के दोनों फिर से, लेकिन इस बार जो ये सेकंड वाला है ये कंट्रोल ग्रुप में रहेगा, ठीक है, ऊपर वाले में कंट्रोल ग्रुप नहीं था, ठीक है जी। सो नॉन इक्विवेलेंट है, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन है। सो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों जो कंट्रोल ग्रुप है और एक्सपेरिमेंटल है उनको कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे हम, जो भी चेंजेस यहाँ पे होंगे। प्रॉब्लम क्या है विद दिस डिजाइन इज इन डिटरमाइनिंग हाउ टू कंपेयर रिजल्ट्स बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल। तो अब इनको हम एक्सपेरिमेंट्स को रिजल्ट्स कैसे, क्योंकि ये इक्विवेलेंट भी नहीं है एक दूसरे के, सो हम कैसे कंपेयर करें इनको, क्योंकि इक्विवेलेंट होंगे तभी तो कंपेयर करेंगे ना हम। फिर आता है सेपरेट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट सैंपल डिजाइन, यानी कि इसमें हमने क्या किया, मान लो एक इंडिविजुअल लिया, एक दूसरा इंडिविजुअल लिया अलग अलग, ठीक है, इसके ऊपर हमने प्री टेस्ट कर लिया और इसके ऊपर पोस्ट टेस्ट नहीं किया, लेकिन दूसरे वाले के ऊपर इंटरवेंशन लगा के सिर्फ पोस्ट टेस्ट कर लिया,
ठीक है। सो वो क्या है, डिसकंटिन्यूटी आ गई एक तरीके से। सो 4 ग्रुप बन गए देखा जाए तो, बट हमें वो नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्या कंपैरिजन हम किस बेसिस पे कर रहे हैं। बट ये डिजाइन क्या है कि हम सेपरेट ले रहे हैं, कि किसी का प्री टेस्ट ले लिया, किसी और के ऊपर अप्लाई करके किसी का पोस्ट टेस्ट ले लिया। सो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के जो सैंपल्स हैं वो हम अलग अलग ले रहे हैं सेपरेटली। फिर आ गया डबल प्री टेस्ट डिजाइन, जिसमें इंटरवेंशन से पहले जो हम प्री टेस्ट लेते हैं वो ऑब्जर्वेशन अभी तक मैंने ये दिखाई थी, अब हम ऑब्जर्वेशन की कुछ टाइम बाद फिर से ऑब्जर्वेशन की, यानी कि 2 बार प्री टेस्ट किया हमने। सो ये डबल प्री टेस्ट हो गया, ठीक है जी। फिर आ गया मिक्स्ड फैक्टोरियल डिजाइन। जब हम फैक्टोरियल डिजाइन पढ़ते हैं तो फैक्टोरियल डिजाइन से हमें याद रखना है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना हमारे पास, वो हम एक से ज्यादा ले सकते हैं, किसमें, फैक्टोरियल डिजाइन में। और ये जो फैक्टर बोल रहे हैं वो किसको बोल रहे हैं, फैक्टर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सो मिक्स्ड फैक्टोरियल डिजाइन, तो ये मिक्स्ड फैक्टोरियल डिजाइन क्या होते हैं, फैक्टोरियल डिजाइन 2 टाइप के होते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। एक होता है विद इन द सब्जेक्ट, और एक होता है बिटवीन द सब्जेक्ट। सो फैक्टोरियल डिजाइन के 2 पार्ट आप याद रखिएगा। अब ये एक्सपेरिमेंट से एक बार हम समझ लेते हैं कि जो एडमंड कॉक और जेरेक विट ने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था 2001 में। सो कैफीन के ऊपर इन्होंने किया कि मेल और फीमेल के ऊपर, ठीक है, 25 फीमेल ले ली, 25 मेल ले लिए। मेल और फीमेल के साथ साथ ये क्या देखना चाह रहे हैं, कैफीन का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, ठीक है, कैफीन। इन्होंने क्या किया, इन लोगों को बुलाया, 50 के 50 लोगों को एक दिन बुला के इनको क्या दिया, कॉफी पिलाई, कैफीन दिया, ठीक है। फिर 1 हफ्ते का गैप लेके जो 3rd वीक आया उसके अंदर इनको कैफीन नहीं था, इनकैफिनेटेड कॉफी पिलाई। सो इनका पेन के ऊपर, यानी इनका जो परसेप्शन है पेन का, उसके ऊपर क्या व्यूज हैं या क्या इफेक्ट रहा वो देखने की कोशिश की। अब हमारी समझने वाली चीज यहाँ पे ये है कि मिक्स्ड फैक्टोरियल डिजाइन मतलब कि इसमें विद इन द सब्जेक्ट भी हो और बिटवीन द सब्जेक्ट भी हो। सो बिटवीन द सब्जेक्ट तो क्या हो गया, ये मेल है ये फीमेल है, लेकिन विद इन द सब्जेक्ट क्या हो गया, एक कैफीन और दूसरा इनकैफिनेटेड, ठीक है। सो 2 वेरिएबल्स यहाँ पे आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इन दोनों, ये 2 तो हो गए, लेकिन एक जो है वो नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल है, यानी जो हमारा मेल फीमेल वाला पार्ट है वो नॉन मैनिपुलेटेड। हम कैफीन को तो ऊपर नीचे कर सकते हैं कि हमने एक बार कैफीन दिया एक बार नहीं दिया, मैनिपुलेट हो गया वहां पे, लेकिन जो दूसरा हमारा वेरिएबल है उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जो मेल और फीमेल वाला है, ठीक है। सो हम मिक्स्ड फैक्टोरियल डिजाइन को यूज कर रहे हैं जिसमें एक हमारा नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर है इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन। देखिए टाइम सीरीज डिजाइन क्या होंगे, जब आप इंटरवल के ऊपर, जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन किया, फिर कुछ टाइम बाद फिर से दूसरा ऑब्जर्वेशन, फिर तीसरा, चौथा, फिर मैंने इंटरवेंशन दिया, फिर मैंने बाद में ऑब्जर्वेशन किए। सो इसका फायदा क्या हो जाता है कि ये जो इंटरवेंशन है इसका इफेक्ट कितने टाइम बाद कितना रहा, यानी कि इस इंटरवल में तो बहुत कम इंटरवल है कि कितनी देर तक रहा। सो हम इसका इंटरवेंशन का इफेक्ट जो है वो कितने टाइम तक रहा वो देख सकते हैं इससे, और हम चेंज तो ऑब्वियसली देख सकते हैं जब हम काफी बार ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो एक टाइम सीरीज सी बन गई कि हम एक टाइम इंटरवल के बाद डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल पे क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इंटरप्शंस आ जाती हैं बिटवीन टेस्ट्स इन ऑर्डर टू एक्सेस द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रीटमेंट, कि इसकी ट्रीटमेंट को जानने के लिए जो हम कर रहे हैं तो वो इंटरप्शंस आ गई ओवर एन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। तो उन इंटरप्शंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा मिलेगा, यहाँ हो सकता है कम मिले, सो वो इंटरप्शन की वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन। एक होता है काउंटर बैलेंस्ड डिजाइन, और ये कुछ हद तक जब हम उसके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पढ़ेंगे वहां पे एक आएगा लैटिन स्क्वायर डिजाइन। सो लैटिन स्क्वायर डिजाइन जो है वो भी ऐसा सा ही है कुछ। तो इसमें क्या होता है कि हमने ग्रुप्स लिए ABCD। सो ये जो कॉलन में हमने लिखे हैं कि हमने X1 इंटरवेंशन लगाया, X2 लगाया, X3, तो ये जो रो और कॉलन में है ना वो नहीं होने चाहिए, मैच नहीं करने चाहिए। यानी कि अगर X1 है तो ये X1 यहाँ रिपीट नहीं होगा, ना तो इस रो में रिपीट होगा ना इस कॉलन में रिपीट होगा, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलेंगे, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे, इनके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद हम देखेंगे, तो ये काउंटर बैलेंस डिजाइन हो गया, ठीक है। इसको क्रॉसओवर डिजाइन भी बोलते हैं। और ऐसा ही कुछ जो है जब कैम्पबेल और स्टैनली डिफाइन करेंगे एक्सपेरिमेंटल को, वहां पे वो क्या करेंगे, ये लैटिन स्क्वायर डिजाइन स्टैटिस्टिकल वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा, वहां पे भी वो सेम चीज बोलते हैं।
फिर आता है मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन। मल्टीपल टाइम मतलब बहुत बार आपने क्या किया है, डाटा कलेक्ट किया है। जैसे ये आपने ग्रुप 1 लिया, ग्रुप 2 लिया, ग्रुप 1 में आपने ऑब्जर्वेशन की 1 2 3 4 5 पांचों बार ऑब्जर्वेशन की, ग्रुप 2 में भी की, लेकिन ग्रुप 1 में आपने इंटरवेंशन डाली, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, इसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट किया। G2 क्या रहेगा, इसमें हम इंटरवेंशन नहीं डाल रहे, तो ये हमारा कंट्रोल ग्रुप हो गया। और फिर फर्दर पोस्ट रिस्पॉन्स मेजर्स करिए बोल लीजिए, या पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन बोल लीजिए, ये प्री टेस्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। ठीक है, सो ये प्री टेस्ट हो गया, वो पोस्ट टेस्ट हो गया, बट हमने कई बार डाटा कलेक्ट किया है। जैसे 2 बार किया था तो हमने डबल बोल दिया था, बट ये यहाँ पे बहुत बार किया है तो मल्टीपल टाइम सीरीज हो गई। और ये जो टाइम सीरीज के हम पढ़ रहे हैं, मल्टीपल और ये टाइम सीरीज और मल्टीपल टाइम सीरीज, ये भी आपको क्या मिलेंगी, जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल है कैंपबेल वाला, उसके अंदर आपको ये 2 ही चीजें देखने को मिलेंगी, टाइम सीरीज और मल्टीपल वाला। फिर आते हैं रिपीटेड ट्रीटमेंट डिजाइन। रिपीटेड ट्रीटमेंट मतलब कि आपने प्री टेस्ट किया, ट्रीटमेंट दिया यानी इंटरवेंशन दी यहाँ पे, फिर पोस्ट टेस्ट किया, फिर आपने उस इंटरवेंशन को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब पोस्ट टेस्ट करने के बाद विड्रॉ कर लिया, कुछ टाइम बाद वापस से आपने ट्रीटमेंट को क्या किया, अगेन उसके अंदर डाला। ठीक है, सो वापस से ट्रीटमेंट दिया, सो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिपीटेड ट्रीटमेंट, यानी आपने ट्रीटमेंट को रिपीट किया। ठीक है, अगर यहाँ पे ये X1 ट्रीटमेंट था, आपने विड्रॉ करने के बाद यहाँ वापस से X1 ट्रीटमेंट दिया, और फिर आपने ये प्री टेस्ट पीछे आ जाएगा, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट आपने क्या किए, इंक्लूड किए। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में कुछ एक और डिजाइन हैं जिनके बारे में हमें और पता होना चाहिए, तो एक बार नाम से देख लेते हैं। क्रॉसओवर कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, यानी कंपैरिजन तो करेगा ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ये तो श्योर है। ठीक है, क्रॉसओवर मतलब एक बार किया एक बार नहीं किया। जैसे कि ये आपके पास 2 ग्रुप है, हमारे पास स्टडी पॉपुलेशन है, इस स्टडी पॉपुलेशन के ऊपर हमने क्या किया, एक बार इंटरवेंशन दिया। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल सेगमेंट दिया, प्लस जहां पे लिखा हुआ है वहां पे दिया, और जहां माइनस लिखा हुआ है वहां पे नहीं दिया। सो अल्टरनेटिव हो गया। जैसे हमने थ्रेड्स जब पढ़े थे वैलिडिटी को लेके, सो हमने एक थ्रेड पढ़ा था जिसमें हम बोल रहे थे कि हो सकता है जो कंट्रोल ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं, या उनको जिनको ट्रेडिशनल मेथड से ही पढ़ाया जा रहा है, और दूसरे में हम एक्सपेरिमेंटल में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कि टेक्नोलॉजी के मेथड से पढ़ा रहे हैं। सो जो कंट्रोल ग्रुप वाला बच्चा है, वो हो सकता है कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ये सोचे कि अच्छा मुझे अच्छे मार्क्स लाने, हमें पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं, राइट। सो वो एक वैलिडिटी का वो जो वहां पे खतरा है, उसको वो ना रहे। ठीक है, वो चीज, वो इश्यू यहाँ पे क्रिएट ना हो, इसलिए हमने क्या किया, एक बार इसको दे दिया, एक बार इसको दे दिया। ठीक है, सो वो बच्चों को ये ना लगे, अगर हम बच्चों के एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि उनको जो है अलग अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, सो कंट्रोल ग्रुप वालों को ये नहीं लगेगा कि उनको जो है अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, इसलिए हम क्रॉस ओवर कर रहे हैं कि एक बार उनको दे दिया, एक बार उनको, और इसीलिए इसको AB डिजाइन भी बोला जाता है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें दिक्कत क्या रहेगी कि डिसकॉन्टिन्यूटी रहेगी हमारे पास। जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, एक बार उनको दे रहे हैं, एक बार उनको दे रहे हैं, तो वो ट्रीटमेंट में जो है क्या रहेगी, हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाएगी, इसकी डिसएडवांटेज रहेगी वो। एक रेप्लिकेटेड क्रॉस सेक्शनल डिजाइन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो इंटरवेंशन है वो हम अलग अलग स्टेज पे देते हैं। ठीक है, ये कि मान लो ये इनटेक है, फिर इंटरमीडिएटरी स्टेज किसी और स्टेज पे, सो जो क्लाइंट्स है ना, जहां से हमने सैंपल लिया है, वो अलग अलग स्टेज पे होंगे, तब हम उनको इंटरवेंशन दे रहे हैं। ये रेप्लिकेटेड क्रॉस सेक्शनल डिजाइन होगा। ट्रेंड स्टडीज, जब हम देखना चाह रहे हैं, जैसे आपने कई बार ट्रेंड स्टडीज देखी हो, तो आपने इस तरीके का कुछ देखा होगा जिसमें यहाँ पे जो है 2000 लिखा हुआ है, फिर 2010, 2020, फिर ये यहाँ पे 2030 तक क्या होने के चांसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये पहले वाला डाटा। ठीक है, सो वो क्या रहेंगे, फिर हमारे ट्रेंड स्टडीज रहेंगे, जिसमें हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को इंक्लूड कर रहे हैं। कोहर्ट स्टडीज क्या रहेंगी कि हमने क्या किया, हम डाटा या ट्रेंड देख रहे हैं किसी चीज का, उसमें हम क्या कर रहे हैं, मुझे ये देखना है कि 1975 में कितने लोग ग्रेजुएट हुए। ठीक है, सो वो ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी से 1975 में जो लोग ग्रेजुएट हुए, उनकी एम्प्लॉयमेंट देखनी है मुझे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट,
सो मुझे इनका रिलेशनशिप देखना है। तो ये क्या रहेगी, हमारी कोहर्ट स्टडी रहेगी, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बता दी सभी लोगों की। अब एक तो होगी मुझे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखना है, एक मैं कह रही हूँ कि मुझे 1975 में जिन लोगों ने पर्टिकुलर, मान लो किसी भी यूनिवर्सिटी, जिन्होंने DU से पास आउट किया 1975 में, मुझे ये देखना है उनमें से कितने लोगों, मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट स्टडी करना है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड है या क्या कर रहे हैं, राइट। सो वो क्या रहेगी, हमारी कोहर्ट स्टडी रहेगी। इसको जो है हम क्रॉस सेक्शनल वे में भी कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वे में भी कर सकते हैं। ऑल्दो क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल के अपने अपने क्या होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं, जो हमें पता है ऑलरेडी। एक होती है पैनल स्टडीज, ये भी सिमिलर सी होती है ट्रेंड और कोहर्ट जैसी। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो इन एडिशन टू बीइंग लॉन्गिट्यूडनल दे आर आल्सो प्रोस्पेक्टिव, यानी ये हमें थोड़ा सा फ्यूचर का अंदेशा भी बताएंगी, ठीक है। और हम किससे कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, इसमें सेम रिस्पोंडेंट से कलेक्ट करते हैं। पैनल जैसे बैठता है ना कि इतने लोगों की जो है पैनल था, कमेटी थी, सो उस टाइप का आप लगा सकते हैं कि हम सेम लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर आता है ब्लाइंड स्टडीज। अब जो प्लेसिबो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हमने पढ़े, जिसमें हमने कंट्रोल ग्रुप पढ़ा, प्लेसिबो ग्रुप पढ़ा और हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पढ़ा, तो हमें ये पता था कि प्लेसिबो ग्रुप वालों को ये नहीं पता कि उनको एक्चुअल में दवाई नहीं दी जा रही, ठीक है, जो उनका कंटेंट होना चाहिए दवाई का, बट उनको लग रहा है कि उनको दी जा रही है। मतलब वो एक तरीके से वो ब्लाइंड है इस मामले में कि उनको पता ही नहीं है हो क्या रहा है, राइट। सो वो क्या हुई, ब्लाइंड स्टडी हुई, जहां पे क्या हुआ, प्लेसिबो ग्रुप वालों को पता ही नहीं कि उनको फेक ड्रग मिल रही है। अगर रिसर्चर को भी ना पता हो कि वो फेक ड्रग दे रहा है, किसको दे रहा है, राइट, यानी कि रिसर्चर को ये तो पता है कि इसमें कुछ एक जो है प्लेसिबो ग्रुप की, मतलब वो है दवाइयां हैं, मतलब जो दवाइयों का मान लो ये बंडल है, इसमें उसको ये पता है कि हाँ इसमें कुछ एक जो है क्या है, एक्सपेरिमेंटल के लिए ड्रग्स हैं, कुछ एक जो है ब्लैंक ड्रग्स हैं, लेकिन ये बात जो दे रहा है उसको भी नहीं पता रिसर्चर को, राइट। सो ये दोनों तरफ से ब्लाइंडनेस आ गई कि ना तो जिन जो ले रहे हैं उनको पता कि उनको क्या मिल रहा है, और ना रिसर्चर को पता कि वो किसको जो है प्लेसिबो इफेक्ट दे रहा है, राइट। सो ये डबल ब्लाइंड स्टडी हो गया। फिर हमें पढ़ना है कि कोरिलेशनल और जो ये फैक्टोरियल रिपीटेड मेजर्स हम पढ़ चुके हैं, फैक्टोरियल डिजाइन वाला। सो फैक्टोरियल डिजाइन में मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल मतलब जब आप एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंबाइन कर रहे हैं। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो सिंगल फैक्टर डिजाइन होगा, अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम किसको बोल रहे हैं, फैक्टर को। सो सिंपली टू फैक्टर डिजाइन मतलब टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी। और ये हमने जो कैफीन का एग्जांपल था उसमें पढ़ा था कि विद इन सब्जेक्ट फैक्टोरियल और बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टोरियल, की इंडिपेंडेंट वेरिएबल सब्जेक्ट के बीच में और विद इन द सब्जेक्ट, ठीक है। और मिक्स्ड क्या होएगा, दोनों का यूज। तो जो हमने एग्जांपल पढ़ा था वो हमने मिक्स्ड फैक्टोरियल डिजाइन का पढ़ा था। फिर आती है कोरिलेशनल स्टडीज। कोरिलेशन अपने आप में भी एक बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, बट हम फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, कोरिलेशनल रिसर्च क्या होगी, जो कि रिलेशनशिप बताए हमें वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको ध्यान रखना है कि उसी के थ्रू हम कोरिलेशन बताते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है उसकी वैल्यू -1 से +1 तक वेरी करती है, इससे ज्यादा या कम नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू। फिर आता है कॉजल कंपैरेटिव डिजाइन। अब जो हमने कोरिलेशन था वो तो रिलेशन बता रहा है, अब कितने ही वेरिएबल हो कितने ही ग्रुप्स हो, लेकिन जब हम बहुत सारे ग्रुप्स में वो बता रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ग्रुप्स को, लेकिन किस पे, एक वेरिएबल के बेसिस पे, सो वो क्या रहेगा, कॉजल कंपैरेटिव डिजाइन। अब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन हमने पढ़े, उसमें से जो कैंपबेल और स्टैनले हैं उन्होंने ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे दे दी। अब इस क्लासिफिकेशन में डिटेल में जाने से पहले हमें प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और स्टैटिस्टिकल, सो मेजर जो है हमारे पास प्री, ट्रू और क्वासी में फर्क पता होने चाहिए, तो वो देख लें एक बार। प्री एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, सो प्री एक्सपेरिमेंटल में तो कोई वो रिसर्चर जो है उसका कोई कंट्रोल और वो सिचुएशन होती ही नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटर का पूरा कंट्रोल होता है किस पे, या रिसर्चर का पूरा कंट्रोल होता है एक्सपेरिमेंट के ऊपर। क्वासी एक्सपेरिमेंटल में नहीं होता, जैसे कि मेल और फीमेल फैक्टर्स ले लिए मैंने, अब मैं मेल को फीमेल तो नहीं बना सकती ना, यानी वो उनका कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे।
अगर एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो रैंडमाइजेशन होगा। रैंडमाइजेशन हम सैंपलिंग के टाइम देखते हैं कि जब हम रैंडम सैंपल सिलेक्ट करें, जो कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आएगा, और जो सैंपलिंग का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट कर चुके हैं, वहां बात करेंगे, राइट। सो रैंडमाइजेशन अगर है सो वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। जब रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं है तब हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल यूज करते हैं, और जो है प्री एक्सपेरिमेंटल में भी रैंडम सैंपल्स हम ले सकते हैं। अब प्री एक्सपेरिमेंटल में कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल में कंट्रोल ग्रुप होगा और क्वासी में भी कंट्रोल ग्रुप होगा। इक्विवेलेंस की जब हम बात करें कि हम इक्वल कर दें कंट्रोल करके सिचुएशंस को, तो वो क्या रहेंगे, एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल में इक्विवेलेंस ऑफ ग्रुप के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है। लेकिन प्री एक्सपेरिमेंटल में हम इक्वेट नहीं कर सकते, यानी अगर दो ग्रुप अलग अलग हैं तो वो अलग अलग हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं, कंट्रोल करके उनको सेम लेवल पे नहीं ला सकते। इसीलिए प्री एक्सपेरिमेंटल लीस्ट इफेक्टिव है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है कंपैरेटिवली प्री एक्सपेरिमेंटल से क्वासी एक्सपेरिमेंटल, और मोस्ट इफेक्टिव डिजाइन रहेगा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब ये जो चीजें हमने देखी, इसमें जो वन शॉट स्टडी है, यानी एक बार डाटा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, वन ग्रुप, इसमें ग्रुप भी एक ही होगा। वन शॉट स्टडी हमने ऑलरेडी पढ़ा था, जो हमने ओनली आफ्टर वाला पढ़ा था ना, सबसे पहला जो पढ़ा था उसको हमने वन शॉट स्टडी भी बोला था, बट ये कैम्पबेल के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे ये फिर से आ गया। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, यानी ग्रुप भी आपके पास एक है G1, अब आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, प्री टेस्ट किया, इंटरवेंशन दिया और पोस्ट टेस्ट किया। सो ये वाली चीज क्या होगी, ये मतलब हो गया इसका। प्री एक्सपेरिमेंटल द स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, ये इन दोनों से बेटर माना जाता है, तीनों में से ये बेटर माना जाता है। और स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन में भी क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन होता है यहाँ पे, G1 G2 लगा के हम इसका एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल जो कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है, प्री टेस्ट किया हमने, यानी कि ऑब्जर्वेशन, फिर हमने क्या किया, इंटरवेंशन, फिर हमने वापस से ऑब्जर्वेशन किया, प्लस कंट्रोल ग्रुप, यानी ये G1 है, ये G2 ऑब्जर्वेशन 2, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, इंटरवेंशन नहीं है। सो ये एक तरीके से क्या हो गया हमारा प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप। पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हमने सिर्फ इंटरवेंशन दिया और उसके बाद पोस्ट टेस्ट ले लिया। सो वो क्या हो गया, लेकिन साथ में क्या है हमारे पास, कंट्रोल ग्रुप है, ये G1 ये G2, यहाँ पे भी हम पोस्ट टेस्ट ले रहे हैं। हम ये देखेंगे यहाँ पे कि इसके इंटरवेंशन का क्या फर्क पड़ा, यानी हम इसमें प्री टेस्ट नहीं ले रहे, पहले ऑब्जर्व नहीं कर रहे, और एक में जिसको कंट्रोल ग्रुप है उसमें हम इंटरवेंशन भी नहीं दे रहे। ऐसे ही सोलोमन के 4 ग्रुप की बात आ गई, उसमें भी वो ग्रुप्स लेंगे अलग अलग और उनके ऊपर जो है वो इंटरवेंशन लगा के कंपेयर करके देखेंगे। क्वासी एक्सपेरिमेंटल हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं। स्टैटिस्टिकल क्या है, ये रैंडम एस्पेक्ट से डील करता है, जैसे रैंडमाइज्ड ब्लॉक्स, तो इसमें ब्लॉक के वेरिएबल को बोल देते हैं, तो हम रैंडम सैंपल्स ले रहे हैं। लैटिन स्क्वायर डिजाइन, जो मैंने आपको बताया था काउंटर बैलेंस करते टाइम कि लैटिन करके जो डिजाइन है कैम्पबेल और स्टैनले में वो सेम है, सो वो हम कर चुके हैं। फैक्टोरियल डिजाइन भी हम कर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे मेजर चीज क्या याद रखनी है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, हम एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ पे कंबाइन करके स्टडी कर सकते हैं, वो फैक्टोरियल डिजाइन की स्टडी होगी, यानी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है फैक्टोरियल डिजाइन में, ठीक है जी। सो ये हमारे 2 टाइप हमने पढ़ लिया। स्टेप 1 हो गया कंप्लीट, और स्टेप 2 मतलब मोर देन डिटेल हो गया, इससे ज्यादा डिटेल में तो रिसर्च डिजाइन आ ही नहीं सकता आपका, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। स्टेप 3 से लेके और स्टेप 8 तक, उसके साथ साथ ये जो 4th पॉइंट है हमारा, जिसमें हम फॉर्मेट और स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे, रेफरेंसिंग की क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या जो है उसमें फुल फॉर्म्स होती हैं, किस किस तरीके के स्टाइल्स हो सकते हैं, सो वो सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे हमारा 4th लेक्चर में, ठीक है जी। सो आई होप आपको समझ आया होगा। दोबारा वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने, सो ऑब्वियसली स्माइल बनती है इस बात पे कि चलो दोबारा से पढ़ा मैंने, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।